जय हिंद। साइंस विद प्रियंका क्लासेस में आपका स्वागत है। 2 दिन का क्लास चल चुका है, ठीक है। आज आपका ये तीसरा क्लास है। आज भी चलेगा आपका पाचन तंत्र चलेगा। कल जो होता है, जो पाचन तंत्र का जो भी मुख्य बिंदु जो होता है उसको लेकर के संपूर्ण रूप से हम समझा चुके हैं। देखिए, मेरा क्लास में एक तरह से जो पढ़ाने का ये सोच होता है कि ऐसा नहीं कि आज जो चला रहे बस आज ही चला रहे, कुछ चीज़ों को जो आगे आने वाला है, ठीक ना, उसको भी इसमें एब्जॉर्ब करते हैं। उससे यह होता है कि अभी जब अब आगे जाइएगा ना तो आपको लगेगा कि हम यह पढ़े हुए हैं। हाँ, स्टार्टिंग जो भी मेरा क्लास होगा, जो भी मेरा सब्जेक्ट होगा, ठीक ना, या जो भी चैप्टर्स होगा, उसमें स्टार्टिंग 1-2 दिन आपको लगेगा कि समय ज़्यादा लगा है और ख़त्म बहुत कम बिंदु हुआ है। मेरा कोशिश रहता है कि फर्स्ट से सेकेंड डे, ठीक ना, लगभग कवरिंग कर देंगे, बेहतरीन तरीके से समझा देंगे। और यदि आप समझ जाते हैं तो उसके बाद का जो आएगा ना, ऐसा आपको लगेगा कि आपका रिविजन होते जा रहा है और समझ में आते जा रहा है, ठीक है। इसलिए फर्स्ट सेकेंड डे 2 दिन एक तरह से थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। चलिए, आज आपका जो स्टार्ट होगा चलेगा आज। और देखिए, जो भी किसी को समस्या होता है वो आपको कमेंट में बोलिए कि हाँ ये प्रश्न में ये समस्या है, ये समझ नहीं पाया, या जो भी दिक्कत होता है वो कमेंट कीजिए कि हाँ ये समस्या होता है। तो उसको क्या करेंगे, अगला दिन जो होगा पहले उस समस्या को सॉल्व कर देंगे, उसके बाद आगे हम पढ़ाएंगे। चलिए, देखिए कल जो मुख्य रूप से क्या चला था, कल का थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं एक बार। कल मुख्य रूप से चला था कि हाँ जो पाचन जो है, डाइजेशन जो होता है वो होता कहाँ पे है, आपका आहार नाल में होता है। आहार नाल कहाँ से शुरू होता है, मुख से शुरू होता है। आहार नाल कहाँ से शुरू होता है, मुख से। मुख के बाद क्या होता है, ग्रास नली। ग्रास नली के बाद क्या होता है, अमाशय। अमाशय के बाद छोटी आंत। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत। बड़ी आंत के माध्यम से फिर क्या होता है, जो एनस होता है, गुदा होता है, जिसको मलद्वार कहते हैं, उसके माध्यम से क्या होता है, अपशिष्ट क्या होता है, बाहर निकल जाता है। शाकाहारी का आहार नाल क्या होता है, सबसे लंबा होता है, क्योंकि यह सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज को पचाना क्या होता है, मुश्किल होता है, इसलिए क्या होता है, आहार नाल क्या होता है, इसका लंबा होता है। और मांसाहारी क्या ग्रहण करता है, यह मांस ग्रहण करता है। मांस क्या होता है, पचाना क्या होता है, आसान होता है, इसलिए इसका क्या होता है, आहार नाल क्या होता है, छोटा होता है। जो शाकाहारी हम लोग जो होता है, हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से जो मांस और जो मांस मछली भी खाते हैं एक तरह से, और शाकाहारी भोजन भी ग्रहण करते हैं। इसलिए हम लोग क्या चीज़ मुख्य रूप से जो शाकाहारी में क्या चीज़ ग्रहण करते हैं, एक तरह से स्टार्च ग्रहण करते हैं, और एक तरह से मांसाहारी में मांस ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या होता है हम लोग का, जो आहार नाल होता है शाकाहारी से छोटा होता है और मांसाहारी से क्या होता है, बड़ा होता है। बीच का हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद जो पोषक तत्व जो होता है, देखिए कि पाचन किसका होता है, देखिए इसमें भोजन जो होता है, भोजन में किसका पाचन होता है, तो पोषक तत्व का होता है। पोषक तत्व में कौन पोषक तत्व का, जो पोषक तत्व बड़ा है, यानी बृहद पोषक तत्व। बृहद पोषक तत्व को क्या कहते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। बृहद पोषक तत्व में कौन कौन आता है, आपका कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन आता है, वसा आता है। यही 3 गो का मुख्य रूप से पचाना है हम लोग को। पाचन तंत्र में यही 3 गो मुख्य रूप से पचाना है, और कोई चैप्टर में कुछ इर्द गिर्द कोई बात नहीं होगा, सब बात होगा बस ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से संबंधित बात होगा। यही 3 को पचाना ही है हमारे शरीर में। उसके बाद यह तीनों का पाचन नहीं होगा, क्योंकि पहले से छोटा है। जो छोटा है कोशिका में आराम से पहुंच जाएगा, जो बड़ा है उसको छोटा करके पहुंचाते हैं। यह बड़ा है तो इसको पाचन करते हैं, ताकि छोटा करके कोशिका में करवा देंगे। उसके बाद यह जो पाचन की क्रिया कौन करवाता है, कौन यह पचाता है, बड़े अणु को छोटे अणु में कौन बदलता है, तो आपका कौन बदलता है, यह एंजाइम बदलता है। या किससे निकलता है, ग्रंथि से निकलता है। किससे निकलता है, ग्रंथि से निकलता है, यानी एक तरह से ग्लैंड से निकलता है। ग्रंथि से 2 चीज निकलता है, एक एंजाइम से निकलता है, एक हार्मोन निकलता है। एंजाइम क्या करता है, भोजन को पचाने का काम करता है। हार्मोन जो क्या करता है, शरीर के अंदर रासायनिक क्रिया जो होता है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। यह हार्मोन का भी एक अलग चैप्टर है, जब अंतःस्रावी ग्रंथि जब पढ़ाएंगे। देखिए, यह अंतःस्रावी ग्रंथि में आता है। हार्मोन जो होता है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि में आता है। अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या होता है, कोई नली नहीं होता है, मतलब जहाँ से जिस ग्रंथि से वो निकला द्रव, वो नली के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट रक्त में चला जाएगा। लेकिन यह जो होता है एंजाइम जो निकलता है, एंजाइम क्या आता है, उसमें नली पाया जाता है। जैसे हम उसका उदाहरण अब देख सकते हैं। जैसे देखिए, यह एक ग्रंथि है, यह क्या है, देखिए पेरोटिड ग्रंथि। यह क्या है, एक पेरोटिड ग्रंथि है। यह पेरोटिड ग्रंथि में क्या हुआ, एंजाइम बना है। इसमें क्या हुआ, ग्रंथि में एंजाइम बना। एंजाइम बनने के बाद देखिए, यह मुंह के पास पहुंचाने के लिए देखिए एक तरह से क्या कर रहा है, एक नली का उपयोग किया, बना है यहाँ, इस नली के माध्यम से यहाँ भेजा। इसमें भी देखिए, बना है यहाँ, इस नली के माध्यम से यहाँ भेजा। इसमें बना है यहाँ, इस नली के माध्यम से वहाँ भेजा। लेकिन जो हार्मोन जो होता है वो नली के माध्यम से नहीं, डायरेक्ट क्या होता है, वह ब्लड में चला जाता है, ठीक है। चलिए, हाँ कल का जो है रिवीजन हो चुका है। और कल हम देखिए, समझिए ध्यान से। चलिए, अब आज हम स्टार्टिंग करते हैं एक तरह से 3 जो पाचन का जो होता है सिस्टम, मैंने कहाँ से किस प्रकार से जो पाचन प्रक्रिया होती है, थोड़ा उसको लेकर के चलते हैं।
चलिए देखिए, पाचन का मुख्य बिंदु क्या क्या चीज, मतलब कि स्टेज क्या आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो स्टेज क्या होता है उस चीज को देखना, ठीक है। पाचन तंत्र की अवस्था, मतलब देखो पाचन तंत्र का कौन कौन सा अवस्था है, मतलब किस किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, हम उसके बारे में हम जानेंगे। देखिएगा, सबसे पहला जो होता है, एक बात बताइए, कोई भोजन है, हम उसको पचाना है तो हम पहले क्या करेंगे, हम मुंह में डालेंगे, अंदर भोजन देंगे तब ना, अंदर देंगे नहीं और हाथ में लेकर के इधर बाहर गिरा देंगे तो पाचन का प्रक्रिया होगा नहीं। प्रक्रिया में सबसे पहला काम क्या होता है भोजन का पचने के लिए, पहले आप मुंह में अंदर डालिए, मतलब क्या होता है आपका, एक तरह से हो गया अंतःग्रहण, इंजेक्शन, क्या हो गया, इंजेक्शन, इंजेक्शन, इसको क्या कहते हैं हम लोग, अंतःग्रहण। अंतःग्रहण मतलब क्या होता है, मुंह के अंदर ग्रहण किए। उसके बाद दूसरा स्टेज होता है, जैसे आप मुंह में भोजन रखते हैं उसके बाद उसका छोटा होने की प्रक्रिया शुरू हो जाता है, दांत उसको छोटा छोटा कर देगा, मुंह के पास एंजाइम्स होता है। एक और चीज़ जान लीजिए, प्रत्येक अलग अलग एंजाइम जो होता है ना, अलग अलग चीज़ को पचाता है, एक ही एंजाइम सबको नहीं पचाता। हम आपको बोले ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये तीन को पाचन होगा, सबको पचाने वाला एंजाइम अलग अलग है। हो सकता है वो अलग अलग जगह से निकलता होगा, कोई एंजाइम मुंह से निकलता है, कोई एंजाइम पेट से निकलता है, कोई एंजाइम अग्न्याशय से निकलता है, कोई एंजाइम छोटी आंत से निकलता है, हम लोग वही सब में से एंजाइम निकलते जाता है। तो हमको बस यही पढ़ना है इस चैप्टर में, कौन एंजाइम कहाँ से निकलता है और कब वह कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, कि वह प्रोटीन को पचाता है, कि वह वसा को पचाता है, हमको यही पढ़ना है। अब देखिए, मुंह में जैसे भोजन हम लेते हैं पाचन क्रिया शुरू हो जाती है मुंह से ही, इसलिए बोला जाता है, पूछा जाता है कि पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ कहाँ से होता है, कहाँ से होता है, मुंह से। जैसे मुंह में अंदर डाले भोजन, अब पाचन की क्रिया उसका शुरू हो जाता है। तो देखिए, पहला क्या हो गया, अंतःग्रहण, उसके बाद क्या प्रक्रिया शुरू होता है, पाचन, क्या होता है उसके बाद प्रक्रिया, पाचन, मतलब डाइजेशन, क्या होगा उसके बाद क्या प्रक्रिया चलता है, पाचन। अब जैसे देखिए, समझिए ध्यान से यहाँ पर, चलिए अब इसमें हम समझते हैं। जैसे देखिए, यह मुंह है, मुंह पे जैसे भोजन अंदर ग्रहण किए उसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, अंतःग्रहण, क्या कहते हैं, अंतःग्रहण। उसके बाद उस भोजन का पाचन एक बार यहाँ होता है, मुंह के पास होता है, याद रखिएगा कहाँ कहाँ होता है, एक बार मुंह के पास पाचन होगा, उसके बाद यहाँ पेट के पास पाचन होगा, ये जो पेट है, अमाशय क्या है आपका, यह जो है, यह क्या है, पेट, ये अमाशय, यहाँ पाचन होता है। उसके बाद कहाँ था, पीला पीला जो है छोटी आंत, यहाँ पे पाचन होता है, यहाँ से पाचन होना शुरू होता है, यहाँ तक पाचन संपन्न हो जाता है। हाँ, पाचन को लेकर के हम आपको बताए थे कैसे कैसे पाचन होता है। तीन चीज़ का पाचन होता है, एक क्या चीज़ हो गया आपका, कार्बोहाइड्रेट, क्या चीज़ हो गया, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और एक तरह से और क्या चीज़ होता है, एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। उसके बाद क्या चीज़ का पाचन होता है, वसा का पाचन होता है। यह कार्बोहाइड्रेट जो होता है सबसे पहले बदलता है माल्टोज में, किस में बदलता है, माल्टोज में, चरण याद रख लीजिएगा, क्या किस में बदलता है, माल्टोज में, ठीक है। आप समझिए ध्यान से। उसके बाद फिर देखिए, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट बड़ा अणु है, उसको तोड़े, छोटा अणु यानी माल्टोज बना, फिर माल्टोज टूटेगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, क्या बनेगा, ग्लूकोज, यानी सबसे छोटा अणु ग्लूकोज हो गया, या कोशिका में प्रवेश कर जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा अणु क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो गया। आप देखिए, इस प्रोटीन को भी जब तोड़ना शुरू करेगा, तोड़ता है कौन, एंजाइम तोड़ता है। जब प्रोटीन को तोड़ता है तो फर्स्ट बार तोड़ने के बाद ये प्रोटीन क्या चीज़ बनता है आपका, पेप्टोन बनता है, क्या बनता है, पेप्टोन बनता है, पेप्टोन्स बनेगा, या पेप्टाइड, क्या बनता है, पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स बनता है, ठीक ना, पेप्टोन या पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स बनता है, पेप्टोन या पेप्टाइड्स बना। उसके बाद फिर इसको तोड़ा जाएगा, तो फिर तोड़ने के बाद यह क्या बन जाएगा आपका, अमीनो अम्ल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अमीनो अम्ल। मुख्य रूप से तो हमको अमीनो अम्ल ही प्राप्त करना था, मतलब, लेकिन डायरेक्ट अमीनो अम्ल में बदल नहीं जाता प्रोटीन, पहले बदलता है पेप्टोन्स में, फिर बदलता है अमीनो अम्ल में, ठीक है, यानी अमीनो एसिड। उसके बाद जो वसा जो है, वसा क्या चीज बदल जाता है, वसा डायरेक्ट बदलता है क्या चीज में, ग्लिसरॉल में, क्या बदलता है, ग्लिसरॉल में, और प्लस कह सकते हैं वसीय अम्ल में, किसमें, वसीय अम्ल में, यानी वसीय अम्ल को कह सकते हैं फैटी एसिड, क्या कहेंगे, फैटी एसिड।
समझिएगा ध्यान से, ये 3 स्टेज टाइप्स का बटता है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट पचना शुरू हुआ, पच के क्या हो गया ग्लूकोज, प्रोटीन पचना शुरू हुआ, पच के क्या हो गया आपका अमीनो अम्ल, ठीक है, वसा पचना शुरू हुआ, क्या पच के हो गया फैटी ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल। मतलब तीनों के तरह से हम तो भोजन में तो हम तीनों लिए थे, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा तीनों लिए थे, हम यहाँ पे लिए थे, और यहाँ से पहला बार यहाँ पचा, फिर यहाँ पचा, फिर यहाँ पचा, छोटी आंत में आते आते सब पच जाता है। क्या होता है सबका सब पच करके ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है, पच करके प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल पच करके बदल जाता है, वसा जो होता है ग्लिसरॉल एवं फैटी एसिड में बदल जाता है छोटी आंत में आते आते। इसका मतलब पाचन की प्रक्रिया शुरू कहाँ से होती है, मुख से, और पाचन प्रक्रिया जो होता है पच जाता है भोजन कहाँ करके, छोटी आंत में पच जाता है। ठीक है, हम 2 स्टेज बताएं, क्या क्या चीज बताए हम, एक बताए क्या चीज इंजेक्शन अंतःग्रहण, दूसरा क्या हुआ पाचन। पाचन की प्रक्रिया कहाँ हुआ, कंप्लीट कहाँ हो गया, छोटी आंत में आते आते भोजन पच चुका है। ठीक है, अब बताइए जब भोजन पच चुका है तो उसके बाद उसका होता है एब्सॉर्प्शन। क्या आता है एब्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन मतलब क्या हो गया अवशोषण। क्या होता है अवशोषण, नॉर्मली से चीज है। देखिए हम लोग का क्या मकसद है कि प्रत्येक जो भी भोजन हम ग्रहण किए उसको कोशिका तक पहुंचाना। अब जो बड़ा अणु था तोड़ करके छोटा अणु कर दिए यानी पचा दिए हैं, अब उसको कोशिका तक पहुंचाएंगे। उसको पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ता है कि समझिएगा ध्यान से, यह जो छोटी आंत में जो ये जो लास्ट पार्ट होता है यहीं पे एक संरचना आता है, उंगली नुमा संरचना आता है इस तरह से। ठीक है, इसको हम विली या विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, विली कहते हैं। क्या कहते हैं, विली या विलाई कहते हैं। वह संरचना क्या करता है कि जितना भी पचा हुआ है इसको, ग्लूकोज को, अमीनो अम्ल को, वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल को, इस सब को क्या करेगा विली या विलाई सबको अवशोषित कर लेगा, और शरीर के जितना भी अंग सब कोशिका को भेजेगा, पैर वाला कोशिका को भेजेगा, मुंह वाला कोशिका को भेजेगा, मस्तिष्क वाले कोशिका को भेजेगा, जितना भी शरीर का अंग है सबको भेज देगा। मतलब भेजेगा तब न कोशिका की तरह से सही से कार्य करेगा, तब न कोशिका ऊर्जा बनाएगा, आपके शरीर का निर्माण करेगा, सबको भेज देता। अब भेज देने के बाद यही जो भेजने की जो प्रक्रिया होता है ना, यहाँ से क्या करता है ये समझिए ध्यान से किस प्रकार से जाता है। यहाँ पे क्या होता है एक रक्तवाहिका होता है, यह रक्तवाहिका पहले कहाँ जाता है लीवर के तहत। रक्तवाहिका मतलब समझ लीजिए एक नस होता है, हम समझाने के लिए थी कर रहे हैं फिगर से। क्या होता है रक्तवाहिका यानी नस होता है, इसमें क्या करता है ग्लूकोज का डाल देगा, अमीनो अम्ल को डाल देगा, वसीय अम्ल ग्लिसरॉल को डाल देगा, पचा हुआ भोजन को इसमें डाल देगा। सब पचा हुआ भोजन कहाँ आता है लीवर के पास, और लीवर उसको शुद्ध कर करके सब शरीर के जितना भी अंग तक सबको भेजेगा। यहाँ से यहाँ भेजेगा, इसके पास भेजेगा, इस हाथ के पास भेजेगा, उस हाथ के पास भेजेगा, एक तो पैर के पास भेजेगा, उसके बाद क्या होगा कान के पास भेजेगा। मतलब सब शरीर के जितना भी अंग है सबके पास भेजने का काम करता है। मतलब पचे हुए भोजन को शरीर, मतलब पचा हुआ भोजन यहाँ पच गया था, पचे हुए भोजन को विली या विलाय के द्वारा शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है आपका एब्सॉर्प्शन कहलाता है, यानी अवशोषण। मतलब अवशोषित नहीं किया भाई, यहाँ जो पचा हुआ था उसको अवशोषित कर लिया और सबको भेज दिया, उसको क्या कहते हैं तरह से सुनिए। हाँ नहीं, जो अवशोषित जो किया एब्सॉर्प्शन हो गया, और सबको भेजने की प्रक्रिया वो एसिमिलेशन कहलाता है, स्वांगीकरण। सॉरी थोड़ा सा यहाँ एक मिस्टेक है, यहाँ जो देखिए ये जो अवशोषित जो किया ना विली विलाई जो अवशोषित किया, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं एब्सॉर्प्शन। इसको क्या कहते हैं हम लोग एब्सॉर्प्शन। और अवशोषित करने के बाद शरीर के सब अंग तक जो भेज रहा था उस प्रक्रिया को कहते हैं एसिमिलेशन। क्या कहते हैं उसको हम एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब स्वांगीकरण। क्या होता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण मतलब क्या हो गया, पहले अवशोषित करेगा, जो पचा हुआ भोजन है उसको विली विलाई अवशोषित कर लेगा, और उसके बाद अवशोषित करने के बाद जितना भी ये सबको जो शरीर के सब अंग तक भेजेगा, सब कोशिका तक भेजेगा, वो भेजने की प्रक्रिया को हम कहते हैं एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण। अब देखिएगा ध्यान से, जब यहाँ ये अवशोषित कर लिया तो अवशोषण कहलाया, यहाँ से सब अंग तक भेज दिया तो उसको एसिमिलेशन कहे यानी स्वांगीकरण कहे। अब जो पचा हुआ था उसको न अवशोषित किया, जो पचा हुआ था उसको न भेजा। अब जो अपशिष्ट जो बचा था, जो गंदगी बचा हुआ था, जैसे गन्ना का जूस में क्या करते हैं, जो गन्ना जूस जो बनाता है वो क्या करता है कि जो गन्ना का जो जूस होता है वो अलग जगह जमा हो जाता है, और गन्ना का जो अवशिष्ट चीज होता है वह क्या होता है अलग साइड निकल जाता है। तो इसका मतलब समझ लीजिए जो जूस जो था एक तरह से शरीर के फायदे में, समझ लीजिए गन्ना का जूस जो था वह क्या किया अवशोषित करके सब जगह भेज दिया। अब गन्ना का जो अपशिष्ट चीज है, मतलब समझाने के लिए बोल रहे हैं, अब गन्ना का भी अपशिष्ट चीज होता है, हम लोग जो भोजन जो ग्रहण करते हैं उसमें भी अपशिष्ट चीज होता है। उस अपशिष्ट चीज को क्या करता है, यह क्या करता है इसको बड़ी आंत में डाल देता है। अपशिष्ट चीज को किसमें डाल देता है, बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत इस अपशिष्ट चीज को क्या करता है, इस तरह से ले जा करके, इस तरह से ले जा करके क्या करता है शरीर से बाहर निकाल देता है, यानी मल परित्याग करता है। समझे, इसका मतलब क्या हुआ, एक्जेशन हुआ, ठीक ना। इस तरह इसका मतलब क्या हो गया, मल परित्याग हुआ, एक तरह से उत्सर्जन हो गया। क्या हो गया, इसका उत्सर्जन हो गया।
एक्जेशन हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, यह उत्सर्जन हो गया। यानी उत्सर्जन कर सकते हैं, मल परित्याग एक तरह से कर सकते हैं, यानी उत्सर्जित हो गया, हमारे शरीर से क्या चीज को बाहर कर दिया। मुख्य रूप से यह 5 स्टेज में, मुख्य रूप से यह 5 स्टेज में पाचन की क्रिया जो होता है कंप्लीट होता है। कितना स्टेज में? 5 स्टेज में। ठीक है, चलिए अब समझना ध्यान से। अब इसी में देखिए, यह 5 स्टेज में एक तरह से प्रक्रिया संपन्न होता है पाचन का। तब इसमें समझाते हैं। अब हर तरह सब समझ चुके हैं कि पाचन किसका होता है, किस प्रक्रिया से पाचन होता है। अब हम ये समझेंगे क्या कैसे कैसे पाचन हो रहा है, कहाँ पे किसका पाचन होता है, कहाँ किसका पाचन नहीं होता है। अब हम उस चीज़ को समझेंगे। अब बस यही प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, चैप्टर खत्म। ये समझ में आ चुका है आपको कि पाचन किसका होता है, आहार नाल क्या होता है, कौन पचाता है। ठीक है, और कहाँ कहाँ एक तरह से उसका ये चीज़ भी समझ गए, उसका प्रक्रिया क्या होता है पाचन का, ये भी समझ में आ चुका है। अब बस यही समझना है कि कौन कौन सा अंग भाग ले रहा है, कहाँ पे कौन एंजाइम निकल रहा है, कहाँ पे किस पोषक तत्व का पाचन हो रहा है, इस चीज़ को समझेंगे। अब फिर से हम स्टार्टिंग करते हैं कहाँ से? मुख से। किससे स्टार्ट करेंगे हम? मुख से। अब देखिए यहाँ मुख में क्या किया, हम भोजन जैसे डालते हैं तो भोजन को मुख में डालने के बाद स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे हम? भोजन का मुख में डालते हैं। किसमें? मुंह से। मुख यानी माउथ। अब इसको हम समझते हैं ध्यान से। अब देखिए मुंह में जैसे भोजन डालें तो इसमें क्या क्या चीज पाया जाता है? मुंह में भोजन जो डालते हैं तो कौन कौन सा ऐसा अंग है जो कि एक तरह से भोजन को पचाने में मदद करता है, कौन कौन सा है उसके बारे में समझेंगे। मुंह में क्या क्या चीज पाया जाता है समझिएगा ध्यान से। एक होता है आपका दांत। क्या होता है आपका? एक दांत होता है। ठीक है, दांत होता है। दांत क्या करता है? आपके भोजन के बड़े अणुओं को काट करके उसको महीन करता है, छोटा करता है। दांत ये करता है। उसके बाद दूसरा हो गया आपका जीभ। क्या होता है आपका? जीभ। ठीक है, और जीभ क्या करता है? भोजन का स्वाद को परखता है, किस प्रकार का है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, तो जो होता है ना स्वाद को परखता है। और जीभ क्या करता है? भोजन को इस ओर से उस ओर लेके जाना था, इधर से इधर का भोजन को इधर लेके आएगा, इधर के भोजन को उधर लेके जाएगा। ठीक है, और आपका देखिए तीसरा क्या होता है आपका? लारीय ग्रंथि। क्या होता है तीसरा? लारीय ग्रंथि। मतलब क्या होगा? सेलेवरी ग्लैंड। क्या होगा? सेलेवरी ग्लैंड। ठीक है, मतलब लारीय ग्रंथि। बस मुख्य रूप से अभी हमको ये 3 चीज के बारे में पढ़ना है। क्या क्या चीज पढ़ना है हमको? दांत के बारे में पढ़ना है, जीभ के बारे में पढ़ना है और लार ग्रंथि के बारे में पढ़ना है। कहाँ पे? मुख में मुख्य रूप से 3 ही चीजें पाया जाता है। आपका दांत पाया जाता है, जीभ पाया जाता है, लार ग्रंथि पाया जाता है। आपको हम बता दिए हैं दांत क्या करता है? भोजन के बड़े अणु को छोटा करता है। जीभ क्या करता है? स्वाद को परखता है। लार ग्रंथि जो होता है, इस लार ग्रंथि से क्या निकलता है? आपका लार निकलता है। क्या निकलता है? लार निकलता है। ठीक है ना, यही लार में ही क्या पाया जाता है? आपका एंजाइम्स पाया जाता है। लार ग्रंथि से क्या निकलता है? लार निकलता है। इसी में क्या होता है? एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंजाइम। यहाँ क्या होता है? भोजन को पचाने का काम तो एंजाइम करता है? इसका मतलब फर्स्ट एंजाइम कौन आपको मिला है? या लारी एंजाइम। क्या मिला है? लार एंजाइम। तो इसमें कौन एंजाइम पाया जाता है इसके बारे में हम बारी बारी से इसको भी बताएंगे। पहले हम समझ लेते हैं या दांत क्या क्या चीज़ है, दांत का क्या प्रकार है, दांत किसके उसका संरचना क्या चीज़ है, ये सब चीज़ समझेंगे। उसके बाद जीभ के बारे में समझेंगे, तब फिर लार ग्रंथि के बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए दांत के बारे में हम समझते हैं। पहले दांत का जो होता है समझिए ध्यान से। दांत का जो चलिए देखिए संरचना पहले समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। दांत का संरचना। दांत का संरचना मतलब दांत का जो निर्माण जो होता है, दांत जो क्या क्या चीज़ से निर्माण हुआ है। ठीक ना, देखिए दांत में हम मुख्य रूप से 3 पार्ट को पढ़ेंगे। क्या चीज़ पढ़ेंगे? 3 पार्ट को। उससे पहले समझ लेते हैं। देखिए दांत का जो अध्ययन जो होता है, दांत का जो अध्ययन कहलाता है डेंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेंटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और दांत का जो डॉक्टर जो होता है, दांत के डॉक्टर को कहते हैं डेंटिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंटिस्ट कहते हैं। दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं हम? डेंटोलॉजी कहते हैं। और दांत के डॉक्टर को क्या कहते हैं हम लोग? डेंटिस्ट कहते हैं। थोड़ा बस याद रखिएगा इस चीज़ में। अब समझिएगा ध्यान से। दांत का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में समझते हैं। दांत में मुख्य रूप से 3 पार्ट होता है। उसी 3 पार्ट के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है।
तीन पार्ट में क्या होता है, एक पार्ट आपका हो गया इनामेल, क्या हो गया आपका एक इनामेल, पहला पार्ट हो गया आपका इनामेल। इनामेल इसका मतलब क्या हो गया, दंत वल्क, क्या हो गया दंत वल्क, इसके बारे में पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है क्या चीज, डेंटिन, क्या पढ़ना है डेंटिन, दंत धातु, दंत धातु। और तीसरा आपको पढ़ना है पल्प केविटी, पल्प केविटी यानी लुगदी गुहा, क्या कहते हैं इसको हम, लुगदी गुहा, लुगदी गुहा। अब समझना है ध्यान से, क्या क्या चीज पढ़ना हमको, इसमें से दांत के स्ट्रक्चर में इनामेल के बारे में पढ़ना है, डेंटिन के बारे में पढ़ना है और पल्प केविटी के बारे में पढ़ना है। चलिए आते हैं इधर, हम समझते हैं फिगर के माध्यम से क्या क्या चीज़ है नहीं है। देखिए फर्स्ट हम समझते हैं इनामेल के बारे में, क्या चीज़ के बारे में, हम इनामेल, दंत चलिए हम इनामेल सबसे पहले देखते हैं। देखिए इनामेल के बारे में समझिए ध्यान से, यह हमारे शरीर का जो होता है ना सबसे कठोर पार्ट होता है, यह सबसे कठोर, सबसे हार्ड, इससे हार्ड हमारे शरीर में कुछ है ही नहीं। इसका हार्ड होने का क्या कारण है समझिए ध्यान से, यह सबसे कठोर अंग है, यह सबसे कठोर अंग है। इसका कठोर होने का कारण क्या होता है, यह कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, किसका बना होता है यह कैल्शियम, यह कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, ठीक ना। एक कारण होता है किसका हार्ड होने का, यह कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। दूसरा कारण यह होता है कि इसमें पानी एकदम ना के बराबर होता है, समझ सकते हैं 100% में 2 से 3% मात्र इसमें पानी होता है, मात्र 2 से 3% पानी होता है, इसमें पानी ना के बराबर होता है, इसमें पानी मात्र 2 से 3% होता है। अब जान लीजिए जिसमें पानी की मात्रा होता है ना, इसमें कुछ अंश होता है, वह क्या होता है जल सकता है, लेकिन जिसमें यदि पानी का कुछ भी अंश नहीं है, इसमें पानी का कुछ भी अंश नहीं है और यह कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। और समझ लीजिए हमारे बॉडी का यदि कोई एक अंग है जो कि कितनों भी जलाइएगा तो वह नहीं जलेगा, तो यह दांत ही है। दांत क्या होता है, यह कितनों भी आग में डाल दीजिए दांत नहीं जलेगा। दांत में कौन सा पार्ट मुख्य रूप से आपका, ये इनामेल, कौन हो गया आपका इनामेल। अब समझते हैं इनामेल का है। देखिए यह देख रहे होंगे एक स्ट्रक्चर दिए, दांत का स्ट्रक्चर, ठीक ना, ये मसोड़ा है आपका, इधर से मसोड़ा है, ठीक है, ये दांत का स्ट्रक्चर है। ये अब देख रहे हैं यहाँ से एक पार्ट जो निकला वाइड जैसा जो दिखेगा आपको, ये देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्या है आपका इनामेल है। दंत वल्क, इसका हिंदी से समझ सकते हैं क्या है दंत वल्क, दंत मतलब दांत, वल्क मतलब क्या होता है छाल, और किसी का छाल क्या होता है ऊपर से कवरिंग होता है। उसी प्रकार से ये देख सकते हैं, ये जो है आपका ये सब जो पार्ट है ये आपका क्या है इनामेल है, ये सब पार्ट क्या आपका इनामेल है। ये क्या हो गया आपका दंत वल्क हो गया, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, यह क्या होगा सबसे कठोर पार्ट होता है। अब देखिए इसका जो बनावट जो होता है कि क्या होता है कैल्शियम फास्फेट से जो बना होता है, कैल्शियम फास्फेट बना होने के कारण से यह क्या होता है दांत क्या होता है क्षारीय प्रकृति का होता है। क्या किस प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। अगर यदि हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं या मसाला युक्त वाला भोजन ग्रहण किए या बहुत ज़्यादा मीठा किए ग्रहण किए, ठीक ना, तो वो दोनों चीज़ ग्रहण करने के बाद क्या होता है आपका जो दांत में होता है जो अम्लता की मात्रा क्या होता है वह बढ़ता है। क्या चीज़ होता है अम्लता की मात्रा बढ़ जाता है। और आपका दांत जो होता है, जो दांत में इसके जो इनामेल जो पार्ट होता है वह क्षारीय प्रकृति का होता है। याद रखिए आप लोग पढ़े होंगे, जब अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया उसको कहते हैं, जिससे क्या हो जाएगा वह उदासीन हो जाएगा। होगा क्या चीज़, यह जो आपका क्षारीय प्रकृति का है, क्या चीज़ है यह जो आपका क्षारीय है, आप समझिएगा ध्यान से। और अब क्या किए कि जो है ना एक तरह से मीठा ज़्यादा खाया है या तो मसाला ज़्यादा खाया है, वह दांत में आपका फंस गया है, जिसके कारण क्या हुआ अम्ल बन गया। क्या बन गया है आपका अम्ल बन गया, क्या बन गया है, अम्लीय हो गया है, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, यदि अम्ल हो गया है, अम्लीय हो गया या क्षारीय है, ठीक ना, ये दोनों जब रिएक्शन करेगा इसके ऊपर जैसे एक तरह से क्या हो गया आपका परत जम चुका है, जो दांत में तरह से क्या हो गया अम्ल का परत जम चुका है। ये दोनों रिएक्शन करके क्या करेगा इसको गलाने लगेगा, क्या करेगा इसको गलाने लगेगा,
इसको क्या करेगा, गलाने लगेगा। गलाने से क्या होता है, धीरे धीरे आपका इनेमल के पार्ट को क्या करेगा, गलाते 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 क्या करेगा, इस दांत को एक तरह से खत्म कर देगा, गड्ढा कर देगा। इस पार्ट को क्या कर देगा, ये गड्ढा में तब्दील कर देगा। इस तरह से हो जाएगा आपका दांत। मैं अक्सर क्या देखे सुने होंगे, अम्ल और जब भी क्षार विक्रिया करेगा तो वहाँ को उदासीन कर देगा। उदासीन करना मतलब क्या होगा, वहाँ को गला देगा। ये क्या कर देगा, यहाँ पे गलाता है, इसलिए दांत क्या होता है आपका, गल जाता है। ठीक है, यहाँ दांत क्या हो गया आपका, क्षतिग्रस्त हो गया। इसलिए कहा जाता है जब भी अम्लीय भोजन खाइए ज़्यादा, इससे रात्रि में यदि आप मीठा खाए हुए हैं तो रात्रि में ब्रश कर लीजिए, इसके कारण सुबह तक में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए। और इससे हम लोग जो ब्रश का जो इस्तेमाल करते हैं, जो भी ब्रश हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो सब ब्रश क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। दांतुन जिससे देखिए सबसे अच्छा ब्रश किसको कहते हैं, सबसे अच्छा मुंह धोने का सबसे अच्छा क्या चीज़ है, आपका नीम का दातुन है। नीम का दातुन क्या होता है, क्षार प्रकृति का होता है। तो आपका देखिए दांत भी क्षारीय है और दातुन भी ऊपर से घस रहे हैं क्षारीय टाइप्स का। तो दातुन जो घस रहे हैं क्षारीय टाइप्स का, तो ये अम्ल को क्या करेगा, वह दातुन खत्म कर देगा, यानी क्षार प्रकृति का जो रहेगा उसको खत्म कर देगा। आपका दांत क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। इसलिए हम लोग जो टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं मुख्य रूप से इसी चीज़ के लिए करते हैं कि दांत की अम्लता को खत्म करने के लिए। ठीक है। और एक और चीज़ होता है कि अगर यदि आप ये फ्लोराइड युक्त यदि पानी ज़्यादा पीते हैं, किसके युक्त, कौन सा युक्त, फ्लोराइड युक्त, फ्लोराइड युक्त जल पीने से दांत कैसा हो जाएगा आपका, पीला हो जाता है। दांत कैसा हो जाएगा आपका, पीला हो जाता है। फ्लोराइड युक्त यदि जल पीते हैं तो उससे आपका दांत क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। और दांत पीला होने का एक और कारण होता है, दांत पीला होने का एक और कारण होता है। क्या कारण होगा समझिएगा ध्यान से। यह आपका क्या चीज़ है, इनामेल पार्ट है। यह आपका क्या है, डेंटिन पार्ट होता है। यह डेंटिन जो होता है पीला होता है, इनामेल क्या होता है, उजला होता है। ठीक है, जो ऊपर इनामेल जो देखिए सही से दिख भी नहीं रहा होगा, ये उजला होता है। और ये क्या होता है आपका डेंटिन जो होता है, ये क्या है, पीला होता है। वही कोई व्यक्ति से वैसे क्या करता है कि जो ब्रश करेगा बहुत जोर जोर से घस घस के करता है, ब्रश बहुत देर तक घस घस के करता है। नॉर्मली सी चीज़ है, जो भी आपका अम्ल का जो परत जमा होता है वह ज़्यादा हाई नहीं होता है, वह नॉर्मल होता है। वह क्या होता है, ज़्यादा हाई नहीं होता, नॉर्मल होता है, सॉफ्ट होता है। उसको नॉर्मल से भी घसीएगा तो वो खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, बेका को धोने वाला क्या करे, पूरा तेज तेज घसता है। वो घर्षण के कारण से क्या होता है, आपका इनामेल का परत जो आपका यहाँ तक था, जैसे देखिए यहाँ तक ना परत था, ये आए इनामेल के परत, और घसते घसते क्या हो जाएगा, आपका परत है इतना सा बचेगा, मात्र इतना सा मात्र बचेगा परत, इतना सा। अब ये तो ऊपर का वाइट होता है, अंदर पीला कलर रहता है, जिसके कारण क्या होता है, ये डेंटिन दिखना शुरू हो जाता है, जिसके कारण हम लोग का पूरा दांत क्या लगता है, पीला हो गया। इसीलिए ब्रश कीजिए, नॉर्मल ब्रश कीजिए। ऐसा नहीं कि पूरा घस घस के आधा घंटा तक खींच रहे हैं, वो नहीं, नॉर्मल ब्रश कीजिए, जिससे आपको इनामेल पे कोई नुकसान नहीं पहुँचे। ठीक है, तो एक तरह से दांत को तो पीला दिखने का एक और क्या कारण होता है आपका, इनामेल को ज़्यादा से घर्षण करना। घर्षण करते 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 क्या होता है, वो खिया जाता है, तो इसका सकते हुआ पतला हो जाता है उसका परत। चलिए समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब डेंटिन के बारे में विशेष कुछ नहीं है। डेंटिन क्या होता है, यह पीला रंग का दिखता है। यह किस प्रकार का दिखता है, यह डेंटिन का रंग क्या होता है, पीला। दूसरा स्टेज क्या है, डेंटिन। यह पीला रंग का दिखता है। चलिए, अब जो टॉपिक होगा इसको लेकर के, ये हो गया आपका पल्प कैविटी। क्या चीज़ बचा, अब एक पल्प कैविटी बचा। तीन चीज़ था ना, इनामेल था, डेंटिन था और पल्प कैविटी था। लुगदी गुहा क्या है, लुगदी गुहा, या कहीं पे एक तरह से पल्प खाली रहता है लिखा हुआ। समझिए ध्यान से, पल्प कैविटी किसको कहते हैं, ये ऊपर हो गया आपका इनामेल हो गया, ये आपका डेंटिन हो गया। ये जो दिख रहा है ना क्षेत्र, ये यहाँ से जो क्षेत्र जो ये दिख रहा है, ये लाल लाल जो क्षेत्र दिख रहा है, ये लाल वाला क्षेत्र, यही है आपका क्या चीज़, पल्प कैविटी, लुगदी गुहा। इसमें दो चीज़ पाया जाता है। एक चीज़ पाया जाता है आपका, इसमें पाया जाएगा आपका रक्त वाहिका। क्या पाया जाएगा आपका, रक्त वाहिका। क्या पाया जाएगा, रक्त वाहिका, यानी ब्लड वेसल्स। रक्त वाहिका पाया जाता है। रक्त वाहिका पाया जाता है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ तक रक्त पहुँच रहा है। रक्त वाहिका किसको कहेंगे, रक्त का जाने का रास्ता। इसका मतलब यहाँ तक रक्त पहुँच रहा है। रक्त पहुँच रहा है तो इसका मतलब समझ लीजिए, रक्त में जितना भी भोजन हम ग्रहण करते हैं सब रक्त के माध्यम से ही कोशिका तक पहुँचता है।
इसका मतलब क्या चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, हर कुछ, विटामिन, मिनरल, हर कुछ क्या होता है, रक्त में पाया जाता है। ये इसको सब कुछ मिलता है। दांत को किसके माध्यम से कुछ मिलता है, इस रक्त वाहिका के माध्यम से ही कहाँ पहुँचता है आपका, यह पल्प कैविटी यानी लुगदी गुहा में पहुँचता है। इसी के माध्यम से दांत का पोषण होता है। दांत आपका स्वस्थ रहेगा, सब कुछ मिलते रहेगा, दांत को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए, रक्त वाहिका का ये काम होता है। इसी में आपका होता है नर्व्स भी होता है। नर्व मतलब क्या, तंत्रिका तंत्र होता है। इसी में आपका एक और चीज़ क्या पाया जाता है, आपका एक और पाया जाता है, तंत्रिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है आपका, तंत्रिका पाया जाता है। ठीक ना। अब देखिए तंत्रिका क्या चीज़ करता है, बाद में क्या होता है कि आप कुछ देखते होंगे, जैसे कि सड़ जाता है दांत, दर्द क्यों करने लगता है, सड़ रहा है यहाँ, आपको दर्द क्यों कर रहा है, इस दर्द को क्या करता है, एक तरह से जो तंत्रिका तंत्र होता है वो मस्तिष्क तक पहुँचाने का काम करता है। अब एक तरह से ठंडा एक पी लेते हैं तो दांत पूरा कनकनाहट टाइप का लगता है, झंझनाहट टाइप से लगता है। उस चीज़ को सूचना मस्तिष्क को कौन देता है, यही पल्प कैविटी यानी लुगदी गुहा में उपस्थित जो तंत्रिका तंत्र होता है वही सूचना को ले जाने का कार्य करता है। चलिए, अब दांत का मुख्य रूप से स्ट्रक्चर में 3 चीज़ हुआ। एक हो गया आपका इनामेल, जो सबसे कठोर अंग होता है हमारे शरीर का। ठीक है, यह क्या होता है, कभी जलता नहीं है। और दांत के बारे में क्या चीज़ का बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। उसके बाद होता है आपका डेंटिन होता है। डेंटिन अगर वही दांत अगर ऊपर का इनामेल जो होता है यदि वह घर्षण होने से खिया जाए, या एक तरह से क्या होता है कि या सड़ जाए या गल जाए, किसके कारण से, एक तरह से अम्लीय भोजन ग्रहण करने से ज़्यादा वह गल जाए, तो उसके बाद एक तरह से आपका डेंटिन दिखने लगता है। डेंटिन का कलर पीला होता है। या पल्प कैविटी जो होता है इसमें 2 चीज़ पाया जाता है आपका, एक रक्त वाहिका पाया जाता है जो कि ब्लड पहुंचाता है वहाँ तक, यानी ब्लड में पाया क्या जाता है, जो भी पोषक तत्व है सब कुछ मिलेगा इसको, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम सब कुछ मिलते जाएगा इसको, जिसके कारण यह स्वस्थ रहेगा दांत। उसके बाद तंत्रिका क्या होता है, दांत में जो भी चीज़ घटित होता है घटना, उसको क्या करता है तंत्रिका तंत्र क्या होता है, मस्तिष्क से पहुँचाता है। यहाँ तक तो हुआ। और एक और चीज़ समझ लीजिएगा, अगर यदि वही अवधि भोजन ज़्यादा देर तक आपका एक तरह से मसूड़ा में फंसा रह गया हो, तो उससे क्या होता है, वह भोजन क्या होता है, जिसे देखिए समझिए, यह क्या होगा आपका मसूड़ा, यह क्या है एक तरह से मसूड़ा, यहाँ पे कोई भोजन फंसा रह गया। ठीक है, अब यह भोजन यहाँ क्या होता है, धीरे धीरे बैक्टीरिया उत्पन्न होता है इस भोजन में। अब वह बैक्टीरिया क्या करेगा, धीरे धीरे इस माध्यम से इधर आएगा, और एक तरह से ये जो आपका था इस नर्व इधर से इधर इस माध्यम से आकर के ये अंदर प्रवेश कर जाएगा। क्या कर जाएगा, अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो यह बैक्टीरिया क्या करता है, इसको संक्रमित करके इसको सड़ा देता है, मतलब जख्म कर देगा। अब जख्म कर देगा तो आपका रक्त वाहिका काम करेगा, नहीं करेगा। आपका तंत्रिका काम करेगा, नहीं करने लगेगा। ठीक ना। तो इसी को ठीक करने के लिए एक ट्रीटमेंट आता है, इसको हम RCT कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, RCT, रूट कलांट ट्रीटमेंट। इसको क्या कहते हैं, रूट कलांट ट्रीटमेंट। रूट कलांट ट्रीटमेंट कहते हैं इसको। ठीक ना, RCT किया जाता है। एक ये समस्या आता है, एक और क्या चीज़ समस्या आता है, इसी बैक्टीरिया के संक्रमण से एक और चीज़ होने का डर रहता है कि आपका मसूड़ा जो होता है धीरे धीरे हट जाता है। मसूड़ा क्या होता है, धीरे धीरे ये दांत से जो मसूड़ा है धीरे धीरे हट जाता है। हट जाने के बाद क्या होता है, जो ब्लड जो होता है, ब्लड क्या होता है मसूड़ा से क्या होता है, निकलने लगता है। इसी को हम एक बीमारी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम पायरिया कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, पायरिया कहते हैं। कौन सा बीमारी कहते हैं, पायरिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। लगभग जो भी दांत को लेकर के जो भी कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर, जो इससे होने वाला रोग जो है वो सब चीज़ लगभग खत्म हो चुका। चलिए, अब एक और चीज़ दांत को लेकर के पूछा जाता है, हाँ, कौन कौन सा दांत होता है, कितने प्रकार के दांत होते हैं, ये सब चीज़ के बारे में आप समझते हैं। समझिए ध्यान से, दांत के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीथ। ठीक है, समझिए ध्यान से, दांत के प्रकार। देखिए दांत का प्रकार कितना होता है, अगर नॉर्मली अगर समझने के तौर पे जाएंगे ना, तो आप लोग भी जान रहे हैं, हम लोग भी जान रहे हैं। ठीक है, हर कोई व्यक्ति जान रहा है दांत को लेकर के। बस हमको क्या करना है, उस चीज़ को सिर्फ व्याख्या कर देना, और हमको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। देखिए ध्यान से, स्टार्टिंग में देखिए, दांत जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है एकल दंती होता है, एक होता है एकल दंती होता है, और दूसरा क्या होता है, द्विबार दंती होता है। दूसरा क्या होता है, द्विबार दंती होता है। पानी देखो, चालू ही रखने रखो, रोको मत। ठीक है, देखो एकल दंती मतलब होता है मोनोफायोडेंट। क्या होता है, मोनोफायोडोंट। ठीक है, उसके बाद द्विबार दंती मतलब होता है डायफायोडोंट। ठीक है, समझ ध्यान से, एकल दंती मतलब क्या हो गया, मोनोफायोडोंट, और द्विदंती मतलब क्या हुआ, डायफायोडोंट। अब देखिए एकल दंती मतलब क्या होता है, एक बार कौन आता है,
एकल दंती मतलब क्या होता है, जो एक बार आया। द्विबार दंती मतलब जो 2 बार दांत आया। वह दांत जो एक बार आया है, वह दांत जो कि 2 बार आया है, वो आया गया फिर आ गया, तो 2 बार हो गया। एकल दंती आया, वो गया ही नहीं। अब हम इस चीज़ को लेकर के आप ही खुद इसका डिसीजन लीजिएगा, हम कुछ समझाएंगे इसमें। देखिए, हम बच्चे में पहले लेके चलते हैं। क्या चीज़ में? हम बच्चे में क्या क्या किस प्रकार से दांत आता है उसको लेकर के हम पहले समझाते हैं। देखिए, बच्चा में समझिए ध्यान से, ये जो अभी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये आपका ऊपर का जबड़ा है। ये क्या हो गया? मैक्सिबुलर कहते हैं। नीचे के जबड़ा को मैंडिबुलर कहते हैं। ये ऊपर का जबड़ा, यहाँ जो दांत लगा हुआ है ना इसमें, ठीक है, इसका हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। नीचे को भी हम छोड़ रहे हैं, ऊपर का लेकर के। सबसे पहले देखते होंगे बच्चा में जो दांत आता है, सबसे पहला देखिए ये आगे वाला दांत आता है। 1 2 3 4, सबसे अगला दांत देखिए बच्चा में आने वाला सबसे पहला, हम बच्चा में कहिए हम लोग के जीवन में सबसे पहले आने वाला कौन सा दांत है? यही चारों दांत है। इस चारों दांत को हम लोग क्या कहते हैं? एक तरह समझिए ध्यान से, इस चारों को हम लोग कहते हैं इंसीजर। क्या कहते हैं इसको हम? इंसीजर। पहला देख लीजिए दांत का क्या कहते हैं? एक तरह से इंसीजर। इंसीजर, इसको हम कहते हैं कृतक। क्या कहते हैं इसको हम लोग? कृतक। देखिए, दूसरा जो दांत होता है, ये चारों जो होता है, ये क्या होता है? इसको हम कहते हैं इंसीजर। इंसीजर को शॉर्ट में हम आई लिख दिए। दूसरा होता है आपका कृतक। दूसरा क्या होता है आपका? कृतक। अब कृतक क्या होता है? देखिए ध्यान से देख रहे हैं, इस चारों दांत के ऊपर में यहाँ पे एक होता है निकला हुआ दांत होता है, इस साइड से थोड़ा निकला हुआ दांत होता है, उसको हम कहते हैं कैनाइन। ये देखिए निकला हुआ दांत, इधर से भी एक निकला हुआ रहता है, इधर से भी एक क्या होता है? निकला हुआ रहता है, ठीक है। सब में रहता है, हमें भी, आप में, सब में है, ठीक है। यह क्या हो गया आपका? कैनाइन। देखिए इसको कैनाइन, एक तरह से ये दांत होता है ना, कुत्ता की तरह देखने में लगता है। कुत्ता का जो दांत होता है ना, सेम इसी तरह लगता है देखने में, ठीक है। और यह जो दांत जो होता है आपका आँख के सीध में होता है। इस आँख के सीध में यहाँ होगा, इस आँख के सीध में यहाँ होगा, ठीक है। यह क्या होगा आपका? कैनाइन। इसको क्या कहेंगे हम लोग? कैनाइन कहेंगे। कैनाइन, इसको कहते हैं रदनक। इसको क्या कहते हैं? रदनक, ठीक है। चलिए, कैनाइन या रदनक। उसके बाद याद रखिएगा एक और दांत, देखिए बच्चा चार, जो दांत 4 प्रकार का होता है वो लिख देना है, ठीक है। उसके बाद फिर उधर करेंगे, ठीक है। उसके बाद होता है प्रीमोलर। क्या होता है? प्रीमोलर मतलब क्या होता है? अग्र चवर्णक। क्या होता है? अग्र चवर्णक, ठीक। उसके बाद चौथा होता है मोलर। चौथा होता है मोलर मतलब चवर्णक। समझिएगा ध्यान से। अब देखिए बच्चा में ये दांत भी आ जाता है, ये दांत भी आ जाता है। बच्चा में एक ही दांत है जो कि जीवन में, तो मतलब कि बचपना में, जीवन में छोड़िए, मतलब उसमें एक ही दांत होता है जो कि बचपन में आता ही नहीं है। कौन? या प्रीमोलर। कौन? या प्रीमोलर, यानी अग्र चवर्णक जो होता है यह बच्चा में आता ही नहीं है। यह क्या होता है? बचपन में क्या होता है? यह अब्सेंट हो जाता है। यह बच्चा में क्या होता है? अब्सेंट होता है। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? अब्सेंट हो गया। उसके बाद जो दांत आएगा, यहाँ से देखिए यहाँ तक का जो दांत होता है, देखिए ध्यान से, उसके बाद जो दांत आएगा वो आएगा आपका मोलर। उसके बाद क्या आ जाएगा? मोलर। मोलर क्या होता है? 2 होता है। ये बीच में क्या हो गया? गैप हो गया। ये गैप किसका है? तो यह पीएम का है। पीएम मतलब प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री आप बच्चे में नहीं बन सकते हैं। प्रधानमंत्री यानी तो बनने के लिए आपको बड़ा होना पड़ेगा। बस नॉर्मली ये रखिएगा। पीएम मतलब क्या होगा? प्री मोलर। पीएम मतलब क्या होगा? प्री मोलर, ठीक है ना। इस तरह से एक तो याद करने के लिए बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री आप बचपन में नहीं बन सकते। प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको क्या होगा? बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। अब समझ में आ गया कि पीएम जो होता है प्री मोलर बचपन में नहीं होता। उसके बाद यह जो मोलर होता है, पीला रंग सही से नहीं दिखेगा लगता है। अरे भाई, सॉरी, कलर में क्या चीज है? चलिए, ये बचपन में जो आपको है प्री मोलर नहीं आएगा, तो आएगा क्या चीज़ आएगा आपका? यहाँ से फिर शुरू हो जाएगा आपका ये मोलर आएगा। क्या आएगा आपका? मोलर आएगा। उधर भी 2 गो, इधर भी गैप छोड़ दीजिए प्री मोलर के लिए, ठीक है। इधर 2 गो क्या आ जाएगा आपका? मोलर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? मोलर आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इंसीजर आया,
कैनाइन आया, मतलब कि जो है ना रदनक आया, ये 2 गो आया, ये क्या है, इसको ये क्या है, कैनाइन है, ये और ये दोनों के दोनों क्या है आपका, ये कैनाइन है, क्या है ये, कैनाइन है, कैनाइन है। इसका मतलब क्या हो गया, सी है, ये क्या दोनों है आपका, सी आ चुका है, आई आ चुका है, मतलब कि इंसीजर हो चुका है, कैनाइन आ चुका है। प्री मोलर जो होता है, ये जो पीएम जो होता है, पीएम नहीं आया, आया क्या चीज़ में, मोलर आया, यानी मोलर आया। बस इतना दांत क्या होता है बचपन में आता है। आप ध्यान में एक बात रखिएगा, कुल कितना दांत हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ऊपर के जबड़े में 10 दांत, नीचे के जबड़े में 10 दांत, 10 ऊपर 10 नीचे, कुल मिलाकर के बच्चे में कितना दांत आया, 20 दांत आया। कुल मिला कितना आया, दांत 20 दांत आया। अच्छा ये 4 आया, उसके बाद ये रदनक आया, 4 2 6, उसके बाद प्री मोलर तो आया नहीं, बचपन में आता नहीं है, आया मोलर, मोलर 2 गो आता है इधर, 2 गो इधर। तो अब देखिए कुल मिला के ऊपर 10, तो ऊपर के जबड़े में 10, तो नीचे के जबड़े में भी 10, कुल मिला कितना दांत हो गया, 20। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आते हैं हम बड़े में, क्या आते हैं हम बड़ा में। बचपन में जितना दांत आएगा, ठीक ना, बड़े लोगों में, या एक तरह से यंग कह सकते हैं, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, जो बड़ा लोग होता है उसमें क्या चीज़ होता है उसको हम देखते हैं। सेम वही चीज़ बनाएंगे जैसा था, इसमें भी क्या आता है, देखिए एक बार पहले देख लीजिए, जितना बच्चा में था, जितना था सब टूटेगा, बच्चा में जितना दांत था सब टूटेगा, ये दांत फिर से सब आएगा, जैसे बड़ा होगा ना ये सब दांत टूटेगा फिर से आएगा। जो बच्चा में था वो टूटा और फिर बड़ा में आया, उसको बनाओ, 4 गो था तो चारों टूट करके फिर आ गया, ये चारों, 1 2 3 4, चारों आ गया फिर से। कैनाइन था ये भी टूटा, बड़ा में फिर से आया, कैनाइन भी आ गया, ठीक है, क्या आ गया, कैनाइन भी आ गया। चलो ऐसे ही बनाते हैं, कैनाइन भी आ गया, बड़ा वाला कैनाइन भी आ गया। उसके बाद और क्या थी, क्या था, प्री मोलर नहीं था ना, छोड़ो, ये मोलर था ना, मोलर आ गया, मोलर भी आ गया। जो पहले टूटा था उसको लाओ, पहले जो टूटा था फिर से आ गया दोबारा, ये भी फिर से आ गया दोबारा, ठीक है। अब देखो 10 गो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 गो टूटा, फिर 10 गो क्या हो गया, ऊपर भी आ गया 10 गो, और इसी प्रकार से नीचे भी आ जाएगा 10 गो। इसका मतलब कितना दांत था जो कि टूट करके फिर दोबारा आया, कुल मिलाकर के 20 दांत, टूटा फिर आ गया, ये जितना था सब टूट गया अब फिर आ गया, यानी ऊपर भी 10 गो आ गया, नीचे भी 10 गो आ गया, तो कुल मिलाकर के 20 दांत क्या होता है आपका, द्विबार दंती होता है। क्या होता है, द्विबार दंती, टूटेगा फिर आ जाएगा, ठीक है। कितना दांत हो जाएगा आपका, 20 गो दांत जो होता है, जो बच्चा में जितना दांत था 20, ये 20 दांत टूटेगा और फिर 20 दांत क्या होता है, होगा बड़ा में आ जाएगा। अब समझना ध्यान से, कौन कौन दांत होता है जो कि खाली बड़ा में आता है। अब समझिए, बच्चा में कौन दांत नहीं आया था, पीएम नहीं आया था, प्री मोलर नहीं आया था, तो प्री मोलर क्या गो आता है बड़ा में, 2 गो, 1 2 गो, यानी पीएम आ गया, बड़ा आने होने के बाद पीएम आ गया, 2 गो उधर 2 गो इधर भी होगा, 1 2। अब देखिए 2 उधर 2 इधर, तो 2 2 कितना हो गया, 4। ये तो हम ऊपर के जबड़ा को खाली बना रहे हैं ना 4, तो नीचे के भी जबड़ा, 4 4 कितना हो गया, 8। कुल मिला के कितना दांत हो गया, जो बड़ा लोग जो था, बड़ा में क्या था, समझ इधर हम बना दे रहे, ठीक है। देखिए बड़े लोग में क्या था कि जो बच्चा में 20 गो टूटा था और 20 गो फिर आ गया, यानी 20 गो तो ही गया। उसके बाद एक्स्ट्रा क्या चीज़ आ गया आपका, प्री मोलर एक्स्ट्रा आया, तो प्री मोलर क्या हुआ, 2 2 4 4 ऊपर 4 नीचे, 8 हो गया। उसके बाद जब बड़ा में भी, जैसे कि आपका एज अगर यदि 20 प्लस से अधिक, लगभग 25-30 के आसपास रहे होगा, तब उस समय एक और दांत आता है। कौन दांत आता है, एक इधर से आ जाएगा, देखिए एक इधर से आ जाएगा, एक इधर से आ जाएगा, इसको भी हम कहते हैं मोलर ही कहते हैं। ये दोनों प्री मोलर के बाद जितना इधर उगेगा सब मोलर कहलाएगा। कब आएगा ये, 25 साल के एवरेज में। इसको हम कहते हैं अकल दांत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, अकल दांत कहते हैं, विजडम टीथ। इसका मतलब होता है कि अकल दांत इसका इसलिए नाम है कि लगभग 25 साल के एज में हर व्यक्ति का दिमाग अपना बुद्धि होता है, क्या करना है जीवन में, नहीं करना है, तरह से, इसलिए उसको कहते हैं हम लोग अकल दांत कहते हैं। एक उधर आ जाता है, एक इधर भी आ गया, एक कितना हो गया, 2, तो 2 ऊपर में 2 नीचे में, कितना हो गया, 4। कितना हो गया, 4। कुल मिला के देखिए कितना दांत हो गया, 20 8 18, सॉरी 20 8 28 4, कितना हो जाएगा, 32, मिस्टेक हो गया, कितना हो जाएगा, 32। अब देखिए बच्चा में कितना दांत था, 20, और बड़ा में कितना दांत हो गया, 32। यही 20 टूटा फिर 20 आया,
तो का वो दांत है जो कि एक बार आया जीवन में, एक बार का वो दांत आया, ये प्री मोलर एक के बार आया, और क्या चीज ये मोलर में से जो अकल चौबा इसको कहते हैं, जो अकल दांत होता है ये आया। इसका मतलब 8 और 4 जो होता है यह एक बार आया। कितना बार आया? एक बार। ठीक है, तो द्विबार दंती जो होता है क्या वो है कुल 20 गो, और एकल दंती कितना हो जाएगा 12 गो। 20 12 कितना हो गया 32। अब यहीं से पूछता है कि दंत फार्मूला निकालिए। क्या चीज निकालने बोलता है? दंत फार्मूला। उसको निकालने के लिए हम लोग एकदम आराम विधि से इसमें अपनाएंगे। देखिए तुरंत निकल जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। इसका जो ये जो फिगर बनाने के लिए जान गया ना, बस खाली यही याद रखिएगा, बचपन में प्रीमोलर नहीं होता है, और ई वाला दांत तो समझ लीजिए 25 साल के बाद होता है, तो इसको तो नहीं जोड़ेंगे बचपन में। तो इसका मतलब क्या होता है? मोलर दुग होता है, प्रीमोलर होता ही नहीं है। अब इसमें बोलेगा कि अब दंत सूत्र निकालिए, तो नॉर्मल सा ट्रिक है, इस सब के बीच में एक लाइन कीजिए, बीच में एक लाइन कीजिए, बीचों बीच लाइन करने के बाद उसके बाद जितना जितना जो दांत है उसको लिखिए। अब देखिए पहले लिखा जाता है इंसीजर को, उसके बाद लिखा जाता है प्रीमोलर को, उसके बाद लिखा जाता है आपका इंसीजर को, उसके बाद लिखा जाता है कैनाइन को, उसके बाद लिखा जाता है प्रीमोलर को, उसके बाद लिखा जाता है मोलर को। बटे में भी वही करना है आपका। चलिए यहाँ पर नहीं, जगह नहीं, थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको। चलिए पहले जो होता है हम लोग को सबसे पहले क्या चीज़ लिखना पड़ता है आपको? इंसीजर को, उसके बाद लिखना पड़ता है कैनाइन को, उसके बाद लिखना पड़ता है प्रीमोलर को, उसके बाद लिखना पड़ता है मोलर को। फिर नीचे भी पहले लिखना पड़ता है इंसीजर को, फिर कैनाइन को, फिर प्रीमोलर को, फिर मोलर को। इस प्रकार से लिखेंगे। और इंटू 2 करने के बाद कितना होना चाहिए? 32 होना चाहिए। 32 नहीं, बच्चा है तो 20 होगा, बचपन में 20 पूरेगा और बड़ा को 32 पूरेगा। अब देखिए जब हम बच्चे का निकालते हैं, चाइल्ड का निकालते हैं, ठीक ना, तो उसमें अब देखिए क्या हो जाएगा, दंत सूत्र क्या हो जाएगा। देखिए इंसीजर बच्चा में कितना होगा, इस लाइन के इधर का सब जोड़ लीजिए या इस लाइन के इधर का जोड़ लीजिए, दोनों में से कोई एक साइड का जोड़ लीजिए। बहुत सारा ट्रिक है इसको निकालने का, समझे ना। इसके इधर का जोड़ लीजिए या इसके इधर का जोड़ लीजिए, इसके उधर जोड़िए। तो इंसीजर का है 1 2, इंसीजर कितना हो जाएगा 2। एक कैनाइन का एक ही है ना, कैनाइन क्या है एक ही है इधर, तो 1 हो जाएगा। प्रीमोलर है, प्रीमोलर है ही नहीं, कुछ नहीं है, 0 हो जाएगा। ठीक है, मोलर का वो है 2 है, तो 2 हो गया। ऊपर भी जितना हो जाएगा, ऊपर जितना दांत ऊपर का जबड़ा हो गया एक कंडीशन, नीचे का भी सेम हो जाएगा, समझे। ऊपर का दांत का हो गया, नीचे का भी सेम। इंटू 2 कीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, इसका 20 पूरेगा। देखिए 2 दूनी 4, 2 कितना हो गया 6, 6 4 10 ऊपर का, और नीचे का भी 2 दूनी 4, 2 6, और 2 दूनी 4 6 4 10 10 कितना हो गया 20। दंत सूत्र निकल गया। नॉर्मल सा चीज़ है, ये खाली याद रखिएगा ना कि ये कौन कौन सा दांत कब आया, और यदि इस बात को याद रखते हैं आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद समझिएगा ध्यान से। अब अगर हम जब बड़े का निकालते हैं दंत सूत्र, क्या चीज़ का, हम कोई बड़ा वयस्क, ठीक है, कोई बड़ा व्यक्ति है, बड़े का यदि निकालते हैं, कोई बड़ा है तो उसका निकालेंगे, तो उसको भी क्या करेंगे, बीचों बीच एक लाइन अप करेंगे, बीचों बीच लाइन अप करेंगे। उसका भी सेम होगा, पहले इंसीजर लिखाएगा यानी कृतक लिखाएगा, उसके बाद क्या लिखाएगा कैनाइन लिखाएगा, उसके बाद क्या लिखाएगा आपका प्रीमोलर लिखाएगा, उसके बाद क्या लिखाएगा आपका मोलर लिखाएगा। फिर बटे में भी सेम होगा, इंसीजर हो जाएगा, कैनाइन होगा, प्रीमोलर होगा, फिर क्या होगा मोलर होगा। इसको भी इंटू 2 करेंगे, तो बड़ा का तो 32 दांत होता है ना, 32 पूरना चाहिए। बच्चा में 2 करेंगे तो 20 दांत होता है, 20 पूरना चाहिए। अब देखिए पूरा, ये देखिए पूर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इंसीजर कितना है, इंसीजर कितना 2 है, 2 हो गया। इस लाइन के उधर कितना है 1 2, यही 2 इंसीजर है। ये आपका क्या है, आपका इंसीजर है, ये दोनों निकला हुआ, ये भी कैनाइन है, ये भी कैनाइन है, और ये जो है आपका, ये आपका प्रीमोलर है। देखिए प्रीमोलर है, यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका मोलर है। सेम इधर भी होगा, ये हो गया कैनाइन हो गया, ये दोनों आपका क्या हो जाएगा प्रीमोलर है, और यहाँ से तीनों क्या हो जाएगा आपका मोलर है। प्रीमोलर के इधर जितना होगा सब मोलर कहलाएगा। ठीक है, बस यही होता है 25 वर्ष के बाद ये लास्ट आता है, लेकिन आता तो है बड़ा में। चलिए इंसीजर कितना हो गया, इस लाइन के उधर से जोड़िए या इधर से जोड़िए, या इधर से भी जोड़ते हैं जोड़िए। इंसीजर कितना बचा इधर 1 2 गो, तो 2 हो गया। कैनाइन कितना हो गया 1, तो 1 दे दीजिए। उसके बाद क्या चाहिए होता है प्रीमोलर ना, तो प्रीमोलर कितना है 1 2, तो इतना 2 दे दीजिए। उसके बाद मोलर कितना होता है 1 2 3 होता है, या 3 दे दीजिए। जितना ऊपर उतना ही नीचे हो जाएगा, 2 1 2 नीचे मतलब कुछ जी, ये हम स्ट्रक्चर बनाए थे ऐसे ऊपर के जबड़े का, नीचे का भी जबड़े का सेम हो जाएगा। 2 1 2 3 2 1 2 3 इंटू 2, इसको गुना करके देखिए 32 पुरता है। 2 दूनी 4, 2 6 4 10 10 3 दूनी 6 16,
ऊपर हो जाएगा 16, नीचे भी 16, 16 16 कितना हो गया 32। ये हो गया आपका दंत फार्मूला। मुख्य बात होता है ये याद रखना है कि कौन कौन दांत कैसे आया, बच्चा में कौन दांत नहीं आया था, इस चीज़ को सिर्फ याद कर लेते हैं ना, आपको पता चल जाएगा कि 2 बार कौन दांत आया, 1 बार कौन दांत आया। ठीक है, बचपन में 20 गो दांत आता है, 20 दांत टूट जाता है, फिर 20 आ जाता है, जिसका मतलब 2 बार आने वाला क्या गो दांत 20 गो, कुल होता है 32 गो, तो 12 ना दांत 2 बार नहीं आया है, तो उस तरह से इस तरह से भी समझ सकते हैं। चलिए, अब दंत सूत्र कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा हम समझते हैं दांतों का कार्य। क्या चीज? दांत का कार्य, अपन फंक्शन ऑफ टीथ, मतलब क्या है दांत का कार्य। देखिए, सब दांत का अलग अलग कार्य, सब दांत का क्या है अलग अलग कार्य, समझिएगा ध्यान से। चलिए, यहाँ आप क्या बना लेंगे हम लोग, अग्र चवर्णक 1 2, वहाँ थोड़ा छोटा बन गया है 2 अग्र चवर्णक, और उसके बाद 3 गो क्या हो जाएगा आपका मोलर, 1 2 3, इसमें भी 2 अग्र चवर्णक, उसके बाद क्या हो जाएगा यानी प्री मोलर, 3 गो मोलर। इस प्रकार का दांत का फंक्शन है। अब हम समझते हैं ध्यान से, देखिए ध्यान से, ये हम लोग का हो गया आपका इंसीजर, ये क्या हो गया इंसीजर, यानी इंसीजर क्या होगा, जो फर्स्ट जो है आपका, ध्यान से समझो, इंसीजर मतलब क्या होता है, आई मतलब क्या होगा इंसीजर होगा, इंसीजर जो होगा इसको एक तरह से क्या आई से चिन्हित करते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग कृतक कहते हैं। देखिए, कृतक का मुख्य काम क्या होता है काटने का, इसका क्या काम होता है काटने का, कोई भी चीज़ को यदि काटना है तो आप इस तरह से काटते हैं, कोई भी चीज़ को लेकर के, ठीक है। काटने का काम क्या होता है आगे से काटा जाता है, चूहा क्या कहता है काटता है, चूहा क्या करता है काटने का काम करता है, वो क्या करता है अगले दांत का इस्तेमाल करता है। काटने के लिए हम लोग क्या करते हैं कृतक का इस्तेमाल करते हैं, क्या चीज़ का काटने के लिए हम लोग कृतक का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो आपका हो गया कैनाइन जो है, कैनाइन मतलब इसका क्या है रदनक, ये क्या है रदनक है, समझ ले ध्यान से। रदनक क्या करते हैं ना, रद्दी कर दिया चीर फाड़ के, इसका मतलब रदनक का काम होता है चीरने का, क्या होता है चीरने का, चीरने का या फाड़ने का। देखिए, एक तरह से कोई जब मजबूत चीज़ होता है ना, आप क्या करते हैं उसको काटने के लिए दांत के इस साइड का इस्तेमाल करते हैं, इस साइड से, मतलब उसको क्या करना फाड़ना है या एक तरह से क्या उसको चीरना है, इस साइड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कैनाइन का काम क्या होता है चीरने का और फाड़ने का। उसका तीसरा जो आपका होता है प्रीमोलर, क्या चीज़ प्रीमोलर, जो प्रीमोलर जो होता है यानी अग्र चवर्णक, क्या है अग्र चवर्णक जो होता है, अग्र चवर्णक इसका जो काम होता है पीसने का होता है, इसका क्या काम होता है पीसने का, इसका भी काम होता है पीसने का ही। उसके बाद जो चवर्णक जो होता है यानी मोलर जो होता है, मोलर जो होता है यानी चवर्णक जो होता है, इसका भी काम क्या होता है पीसने का, लगभग दोनों का काम क्या होता है पीसने का, कार्य भी पूछता है, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, अब दांत का शेप जो होता है, कुछ दांत है जिसका शेप क्या होता है किसी में बड़ा होता है किसी में छोटा होता है, इस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए, जो दांत का इस्तेमाल जो जीव ज़्यादा करता है वह दांत क्या होता है बड़ा होता है। हम लोग को बॉडी का यही स्ट्रक्चर, जो चीज़ का इस्तेमाल जो चीज़ ज़्यादा करता है वो क्या होता है आपका बड़ा होता है, जो चीज़ का इस्तेमाल कम होता है वह क्या होता है छोटा हो जाता है। अक्सर 2 ही चीज़ में पूछा जाता है, एक आपका ये जो है कैनाइन जो है रदनक और कृतक को लेकर के ज़्यादा सवाल आता है, ठीक है। ये प्री मोलर मोलर तो लगभग सब में एक जैसा होता है, पीसने का ही काम करता है। आप समझिए ध्यान से, ये रदनक का और कृतक का जो खेल है, देखिए किसी में होता है ये जो कैनाइन क्या होता है किसी में बड़ा होता है ये वाला, और किसी में क्या होता है छोटा होता है। देखिए, जो मांसाहारी जीव जो होता है जो जिस प्रकार से काम करता है उस प्रकार से दांत का काम होता है, ठीक है। समझिए ध्यान से, जैसे कि चूहा क्या करता है वो कुतरने का काम करता है, चूहा क्या करता है कुतरने का, कुतरा कब जाता है एक तरह से अगला दांत से कुतरा जाता है, कोई भी आप को बोलेगा कुतर दो, कोई चीज़ उसको काट दो, थोड़ा सा इस तरह से काटते हैं उसको कुतरते हैं, थोड़ा सा कुतरने का काम जो करता है, जो जिस दांत का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा था वो दांत क्या होता है बड़ा होता है। इसलिए चूहा का जो होता है ये कृतक जो होता है ना उभरा हुआ रहता है, मैंने हल्का सा उभरा हुआ रहेगा, इस तरह से हल्का रहेगा चूहा का, हल्का उभरा हुआ रहता है ये अगला, क्या कि उसको कुतरने में आसान हो, ठीक है। अब देखिए, मतलब एक तरह से भी कह सकते हैं जो शाकाहारी है, ठीक ना, शाकाहारी का कह सकते हैं, या कृतक क्या होता है या बड़ा नहीं होता है, लगभग यह क्या होता है समान होता है। अब जो मांसाहारी जीव है वो क्या करता है चीरने का फाड़ने का काम करता है। जैसे शेर, देखिए शेर क्या करता है, कोई भी एक तरह से जीव को मार करके उसको क्या करता है उसको चीर फाड़ करके क्या करता है खाता है। फाड़ने के लिए उसके पास क्या आता है, उसके पास चाकू थोड़ी होता है मांस को काट करके निकाल के खाएगा, नहीं ना, वो दांत से ही फाड़ता चीरता है। जो एक तरह से मांसाहारी जो होता है वो जितना
अत्यधिक मांसाहारी प्रवृत्ति को होगा उसका क्या होगा, ये वाला दांत जो होता है कैनाइन जो होता है, क्या होता है, ये कैनाइन रदनक जो होता है ये क्या होता है उतना ही बड़ा होता है। शेर क्या होता है मांसाहारी फूल रूप से है, उसका क्या होता है सब, उसका क्या होता है बहुत बड़ा होता है ये, ठीक ना। कुत्ता क्या होता है मांसाहारी और शाकाहारी दोनों में आ जाता है, तो क्या होता है रोटी वोटी ये सब भी खाता है, सब कुछ खाता है, उसका कुत्ता का थोड़ा सा छोटा होता है। और हम लोग में क्या होता है कि हम लोग में तो एकदम ना के बराबर थोड़ा सा मात्र बड़ा होगा, क्योंकि हम लोग में कुछ कुछ मांसाहारी प्रवृत्ति का कुछ कुछ गुण हम लोग में भी है, तो थोड़ा बड़ा जो दांत का ज़्यादा जो इस्तेमाल करता है उसका दांत उतना बड़ा होता है। सबसे बड़ा किसका होता है, तो शेर का क्या होता है, शेर सबका क्या होता है ये दांत बड़ा होता है, ठीक है। चलिए अब क्या हो गया आपका दांत का जो फंक्शन जो होता है दांत का क्लियर हो गया। और क्या चीज़ बचा हुआ था, जीभ का बचा हुआ है ना। चलिए अब आते हैं जीभ का, 3 चीज़ के बोले थे ना, दांत के बारे में पढ़ना हम लोग को, जीभ के बारे में पढ़ना है और ग्रंथि के बारे में पढ़ना है। देखिए जीभ के बारे में यही समझिएगा ध्यान से, जीभ एक तरह से मांस का बना हुआ संरचना होता है, यानी एक तरह से मांसल रचना होता है, क्या होता है मैस्कुलर ऑर्गन है। यह क्या है जीभ जो होता है, समझिएगा ध्यान से, यह एक क्या है मांसपेशीय अंग है। यह क्या है एक मांसपेशीय अंग है। ये क्या है मांसपेशी, यानी मांसपेशी से बनाता है, इसमें हड्डी नहीं होता, जीभ में कुछ हड्डी होता है नहीं होता, यह क्या होता है मांसपेशीय अंग होता है, ठीक ना। और इसको हम क्या कहते हैं, यह एक संवेदी अंग है। यह एक क्या है संवेदी अंग, संवेदी अंग मतलब इसका मतलब क्या होता है कि एक तरह से किसी प्रकार की सूचना को ग्रहण करके वह क्या करता है मस्तिष्क तक देने का काम करता है। ये किस प्रकार की सूचना को ग्रहण करता है, ये स्वाद को ग्रहण करता है, किस चीज़ को, स्वाद को पता करके बताता है आपको कि ये क्या चीज़ है, समझिए ध्यान से। देखिए स्वाद क्या किस चीज़ होता है, जैसे जीभ जो होता है ना, जीभ का जो अगला जो पार्ट होता है ना, ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट जो अगला जो पार्ट होता है आपका, देखिए क्या चीज़ का एहसास करवाता है आपका मीठा, जो मीठा खाइएगा ना तो यहीं पे मीठास लगता है, ये क्या होगा ये मीठा के लिए, स्वीट मतलब क्या हो गया मीठा के लिए, मीठेपन का एहसास दिलाता है। और स्वीट के बगल में क्या होता है नमकीन होता है, मीठा के बगल में क्या होता है आपका साल्ट, यानी क्या हो गया नमकीन होता है, साल्ट यानी नमकीन हो गया। और नमकीन से थोड़ा और ऊपर में जाइएगा तो यहाँ पे किस स्वाद का पहचान होता है, श्योर यानी खट्टा का, क्या चीज़ का खट्टा का, क्या चीज़ का पहचान होता है खट्टा का। और सबसे ऊपर जो यहाँ जो होता है ये पीला क्षेत्र जो होता है ये होता है आपका बीटर यानी कड़वा का, क्या चीज़ का होता है कड़वा। कड़वा स्वाद कहाँ पे पहचाना जाता है, एक तरह से परख होता है, यहाँ पे मीठा यहाँ हो गया, एक तरह से यहाँ पे हो गया आपका नमकीन, उसके बाद यहाँ क्या हो गया आपका खट्टा, ठीक है। मीठा हम लोग को पसंद है इसलिए मीठा कहाँ दे दिया जीभ में आगे दे दिया। ऐसा क्यों कर पाता है, क्योंकि इसमें स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं। क्या पाया जाता है इसमें स्वाद कलिका पाया जाता है, इसमें स्वाद कलिका पाया जाता है, स्वाद कलिका यानी टेस्टिंग बर्ड, क्या होता है टेस्ट बर्ड पाया जाता है, टेस्ट बर्ड पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है यह स्वाद को परख पाता है कौन सा स्वाद क्या चीज़ है। आप सोचते होंगे तीखा का बात नहीं बोले, देखिए तीखा कोई स्वाद ही नहीं है, तीखा एक जलन है, वो जलन पैदा करता है, ठीक ना, वो तीखा कोई स्वाद नहीं है। और एक और चीज़ बता दे रहे, यह जो क्षेत्र होता है ना इस क्षेत्र में किसी प्रकार का टेस्टिंग बर्ड नहीं होता है, स्वाद कलिका नहीं होता है, इसलिए इसमें स्वाद का कोई पता नहीं चलेगा। इस क्षेत्र में कुछ भी रख दीजिएगा, खट्टा भी रखिएगा पता नहीं चलेगा क्या खट्टा है। खट्टा का एहसास तब होगा जब एक तरह से क्या होगा इस क्षेत्र में आएगा तब पता चलेगा वह खट्टा है, इस क्षेत्र में कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। यह जो स्वाद कलिका जो होता है टेस्टिंग बर्ड जो होता है ये लड़कियों में अधिक होता है, जिसके कारण क्या होता है लड़कियां बहुत जल्द क्या होता है स्वाद को परख लेगी, हाँ कैसा नमकीन। जैसे कोई भोजन बनाते हैं ठीक ना, उसमें क्या होता है कि यदि किसी लड़की को दीजिएगा देखने के लिए, बताओ यार नमकीन ज़्यादा नमक हो गया या कम नमक हो गया, तो आपको बता देगी कि हाँ ज़्यादा है या कम है। लेकिन किसी वही लड़के को दीजिएगा वो स्पष्ट रूप से नहीं बता पाएगा, लेकिन जो लड़की को दीजिएगा तो वो पूरा स्पष्ट रूप से बता देगी। क्या तो उसका स्वाद कलिकाएँ उसमें अधिक होती है, हम लोग में क्या था स्वाद कलिकाएँ कम होता है, ठीक है। चलिए तो मुख्य रूप से इसके लेकर के ज़्यादा प्रश्न यही पूछेगा, एक तरह से फिगर दे देगा, बोलेगा इस क्षेत्र में कौन सा एक तरह से स्वाद को पहचान पाने की क्षमता होती है। एक और चीज़ ये क्या करता है भोजन को इधर से उधर करने का काम करता है, इधर के भोजन को उधर, उधर के भोजन को इधर। मुख्य रूप से 2 चीज़ हम समझ चुके हैं, क्या चीज़ समझ चुके हैं, दांत के बारे में समझ चुके हैं, जीभ के बारे में समझ चुके हैं। अब आया है आपका क्या चीज़ लारी ग्रंथि। हम 3 चीज़ बोले थे ना कि मुँह में क्या क्या चीज़ पाया जाता है, आपको बोले थे मुंह में 3 चीज़ पाया जाता है, आपको बोले थे। एक हो गया था आपका क्या चीज़ दांत, जिसके बारे में संपूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। दूसरा क्या था आपका जीभ, ये भी कंप्लीट हो चुका है। और आपका तीसरा क्या था, अब तीसरा यही चलेगा लार्य ग्रंथि। क्या है लार्य ग्रंथि, यानी समझिए ध्यान से सेलेब्री ग्लैंड। क्या है
समझिएगा ध्यान से। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लारी ग्रंथि पढ़ेंगे। ग्रंथि पढ़ेंगे। हम आपको बताए थे कि जो है ना, अब मुंह से ही क्या होता है, पाचन का शुरुआत होता है। अभी तक तो दांत काट रहा था, जीभ क्या कर रहा था, भोजन को इधर उधर कर रहा था, कोई पचाया नहीं था। अब पचाने का प्रक्रिया जो मुंह से जो शुरू होता है, इसी से स्रावित एंजाइम से होता है। अब देखिए, लार ग्रंथि जो होता है मुख्यतः जो होता है 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, यह 3 प्रकार का होता है। अब तीनों जोड़ी में पाए जाते हैं। तीनों जो होता है, समझिए ध्यान से, जोड़े में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं ना। 3 प्रकार का होता है और तीनों क्या होता है, जोड़ा में पाया जाता है। देखिए, पहला हो गया आपका पैरोटिड ग्लैंड। क्या चीज हो गया, पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड कहाँ होता है, समझिए ध्यान से। देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों लगभग सेम होता है। ये हो गया पैरोटिड ग्लैंड। यह क्या होता है, यह कान जो होता है ना, यही कान के पास पाया जाता है पैरोटिड ग्लैंड। ये क्या हो गया आपका, पैरोटिड ग्लैंड। यही ग्लैंड में क्या होता है, एक मम्स वायरस होता है। कौन सा वायरस होता है, एक मम्स वायरस होता है। वह मम्स वायरस हो जाने से क्या होता है, यह पैरोटिड ग्लैंड फूलने लगता है, आपका गाल फूल जाता है। बचपन में देखे होंगे कि एक तरह से उजला टाइप का टेप टाइप का आता है, उसको साट दिया जाता है और धीरे धीरे फिर गाल पचक जाता है। इसका टेप साटने का मुख्य उद्देश्य यह होता है, जो मम्स वायरस जो होता है वह गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता, अत्यधिक गर्मी से वह खुद वायरस मर जाता है। इसलिए उसको गर्मी उत्पन्न करने के लिए यहाँ पे टेप साटा जाता है। गर्मी उत्पन्न होगा, वह वायरस मर जाएगा, फिर पैरोटिड ग्रंथि क्या हो जाएगा, जो फूला हुआ था धीरे धीरे वो क्या होगा, पचक जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये होगा तो आपका कान के पास होता है, यहाँ पे एक इधर हो जाता, एक इधर पैदा। क्या बोले, जो भी ग्रंथि होगा मुंह बोला वो क्या होगा, दो होगा, दो मतलब कि दोनों जोड़ी में होता है, 2 होगा। देखिए, पैरोटिड ग्रंथि एक इस साइड हो जाएगा, एक इस साइड हो जाएगा, 2 हो गया। उसके बाद दूसरा हो गया, देखिए क्या, सब मैंडिबुलर। यह हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही चीज होता है, ठीक ना। यह क्या है, सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर इस क्षेत्र में पाया जाता है, यहाँ से अंदर पाया जाता है, जबड़ा के नीचे, यहाँ से अंदर, सब मैंडिबुलर। और उसके बाद एक और कौन होता है, यह सबलिंगुअल। क्या होता है, सबलिंगुअल। चलिए, एक हो गया पैरोटिड हो गया, दूसरा क्या होगा, सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर। तीसरा क्या है, सबलिंगुअल। सबलिंगुअल 3 प्रकार का होता है ग्रंथि। यह सबलिंगुअल कहाँ पाया जाता है, आपका जो जीभ जो होता है ना, जीभ के नीचे पाया जाता है, दोनों ओर। यहाँ पे भी जीभ के नीचे 2 ओर, यहाँ पे भी 2 गो, ठीक है, और यहाँ कान के पास भी 2 गो। दोनों जो होगा, तीनों 2 होता है, ठीक ना, जोड़ा में पाया जाता है तीनों। अब तीनों क्या करता है, मुख्य रूप से क्या निकलता है, लार निकलता है। क्या निकलता है, लार निकलता है। क्या तीनों ग्रंथि है, तीनों क्या होता है, तीनों ग्रंथि है। ग्रंथि क्या निकलता है, एंजाइम्स या हार्मोन, एंजाइम्स या हार्मोन। यहाँ देख रहे हैं, एक तरह से पाइप के माध्यम से निकालता है। यह क्या होता है, पाइप के माध्यम से मुंह में डालता है। ये व्यक्ति गया, एक तरह से पाइप के माध्यम से सब मुंह में डालेगा, ठीक ना। तो ये तीनों मुख्य रूप से क्या बनाता है, लार बनाता है। क्या बनाता है, यह लार बनाता है, यानी सलाइवा, यह लार बनाता है। अब इस लार में क्या पाया जाता है, जो बनाया जो लार है, इसमें क्या चीज पाया जाता है, हम इसके बारे में समझेंगे। चलिए, यह जो लार जो होता है, चलिए हल्का इधर करके लिखते हैं। देखिए, यह जो लार जो होता है, लार में 2 चीज पाया जाता है। एक पाया जाता है आपको लाइसोजाइम। क्या पाया जाता है, एक लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, ठीक है। लाइसोजाइम पाया जाता है। और क्या पाया जाता है, लार्य एमाइलेज एंजाइम। लार्य एमाइलेज एंजाइम, लार्य एमाइलेज एंजाइम, या इंग्लिश में क्या कहेंगे, सेलेब्री एमाइलेज एंजाइम। सेलेब्री एमाइलेज एंजाइम, इसी को कहते हैं, या टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। क्या कहते हैं इसी को हम लोग, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। मतलब हो गया टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। बस खाली नाम अलग अलग है, बस याद रखिए। देखिए, इसको क्या कहा गया, देखिए, लार में पाए जाने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं हम, लार्य एमाइलेज एंजाइम।
बस एक तरह से क्या होगा, लार मतलब क्या होता है, सलाइवा, तो लार ये है तो सलेवरी एमाइलेज एंजाइम, या उसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज़, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम, या एक तरह से टाइलिन बोलते हैं क्या हो गया, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम, नाम याद रखिएगा, ठीक ना। अक्सर पूछेगा टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है, लार एंजाइम कहाँ पाया जाता है, ये सब कहाँ से स्रावित हो रहा है, मुंह से स्रावित हो रहा है, मुंह में पाए जाने वाले तीनों ग्रंथि से स्रावित हो रहा है, पैरोटिड से, सबमेंडिबुलर से और सबलिंगुअल से, ठीक है। अब ये जो देखिए लाइसोजाइम जो होता है, लाइसोजाइम का क्या क्या कार्य है इसको लेकर के हम पहले समझते हैं। देखिए लाइसोजाइम का मुख्य काम होता है कि जो कीटाणु जो होता है, क्या चीज़, कीटाणु को और बैक्टीरिया को मारता है, क्या चीज़ करता है, कीटाणु को और बैक्टीरिया को मारता है, ठीक ना। अब बच्चा सब जो देखते हैं, छोटा छोटा बच्चा सब क्या होता है, मिट्टी उट्टी कुछ भी खा लेता है, उसको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इन्फेक्शन नहीं आता बॉडी में, उसका क्या आता है, उसका जो लार जो होता है, ये जो लार जो होता है, लार बहुत ज़्यादा बनता है, क्या बनता है, लार बहुत ज़्यादा बनता है, लार बहुत ज़्यादा बच्चा में देखिएगा लार सब चूते रहता है बच्चा सबको, वह लार जो जितना अधिक जो बनता है ना उसके बॉडी में, उसमें लार ज़्यादा बन रहा है, तो इसका मतलब लाइसोजाइम भी ज़्यादा बन रहा है, और लाइसोजाइम क्या करता है, कीटाणु बैक्टीरिया को मार देता है, इसलिए उतना क्या कि तो मट्टी उट्टी में खेलेगा, मट्टी उट्टी मुँह में ले लेगा, उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्यों, क्योंकि यह लाइसोजाइम क्या करता है, उसके कीटाणु बैक्टीरिया को मार देता है। ऐसा बात नहीं कि लाइसोजाइम जो होता है लार में ही पाया जाता है, आपका जो पसीना जो निकलता है, पसीना में भी लाइसोजाइम पाया जाता है, आंसू जो निकलता है, आंसू में भी लाइसोजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम समझ लीजिए बॉडी के लगभग हर पार्ट से एकदम बाहर, एक तरह से पसीना से निकल रहा है, पसीना तो बॉडी का हर त्वचा से निकलता है, हर जगह से निकलता है, तो लाइसोजाइम एक तरह से समझ लीजिए यह एंटीबॉडी का काम करता है, हमारे शरीर के अंदर जो होता है बैक्टीरिया को एक तरह से घुसने से, एक तरह से मारता है, उसको घुसने से बचाता है, उसको अंदर जाने नहीं देता, उसको मारने का काम करता है कौन, या लाइसोजाइम। इसका मतलब यह लाइसोजाइम क्या करता है, आपका एंटीबॉडी का भी काम करता है। एंटीबॉडी मतलब वही हो गया शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाना, एक तरह से शरीर को रोगों से बचाना, ठीक है, यह लाइसोजाइम करता है। अब इसका क्या काम होता है, लारी एमाइलेज एंजाइम का क्या कार्य होता है, इसका मात्र एक चीज, तीन बात बोले थे ना हम, एक कार्बोहाइड्रेट, एक प्रोटीन, एक वसा बोले थे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा में से यह जो होता है लारी एमाइलेज जो होता है, ये पचाता है किसको, तो यह कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, किसको पचाता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। हम आपको बोले थे ना अलग अलग एंजाइम जो होता है अलग अलग पोषक तत्व को पचाता है, एक ही को सब नहीं पचाएगा कि एक ही सबको पचा दे, नहीं, अलग अलग अंग से अलग अलग एंजाइम निकलेगा, वो अलग अलग तत्व को पचाएगा, ठीक है। जैसे देखिए मुख से कौन सा एंजाइम निकला, या लारी एमाइलेज एंजाइम निकला, या किसको सिर्फ पचाएगा, आपको कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा। इसको अगर यदि जब प्रोटीन दिखता है, क्या चीज़ दिखता है, प्रोटीन दिखता है, प्रोटीन देखो मुंह में क्या, हम जैसे कि दाल खाए तो दाल में क्या पाता है, प्रोटीन, वो पचाएगा, मुंह नहीं पचाएगा, खाली किसको पचाएगा, कार्बोहाइड्रेट को। जैसे चावल खाए हैं तो चावल को पचाएगा लेकिन प्रोटीन को नहीं पचाएगा। हम जैसे घी खाते हैं, घी में क्या पाता है, वसा, अब वसा खाएं तो मुंह में उसका पाचन नहीं होगा, मुंह में पाचन नहीं होगा, उसके अंदर जहाँ पाचन हो अलग बात है, लेकिन मुंह में क्या हो जाएगा, ना प्रोटीन का पाचन होगा और नहीं वसा का पाचन होगा, ना प्रोटीन का ना वसा का, सिर्फ किसका हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है फर्स्ट स्टेज में किस में बदलता है, हम आपको बताए होंगे, देखिए हम आपको बोले थे कि कार्बोहाइड्रेट पहले बदलता है माल्टोज में, किसमें बदलता है, आपका माल्टोज में, ये माल्टोज में बदलता है, उसके बाद ग्लूकोज में बदलता है, ठीक है। तो वही मुंह में जो होता है कार्बोहाइड्रेट को क्या जाता है, सबसे पहले किसमें बदल दिया जाता है आपको, चलिए हाँ, इस कार्बोहाइड्रेट को मुंह में किसमें बदल देगा, माल्टोज में बदल देगा, किसमें बदल देगा, माल्टोज में, किसमें बदल देगा, माल्टोज में, ठीक है। आप नाम सुने होंगे स्टार्च का, आप नाम सुनेंगे शर्करा का, आपके मन में कन्फ्यूजन होता होगा कि ये स्टार्च क्या चीज़ है, ये शर्करा क्या चीज़ है, ये कार्बोहाइड्रेट चीज़ क्या चीज़ है। ये तीनों नाम का अलग अलग जगह पे एक तरह से तीनों के लिए यूज कर लेता है, कहीं कार्बोहाइड्रेट की जगह पे स्टार्च लिख दे रहा है, कभी इसके जगह पे शर्करा लिख दे रहा है। तो थोड़ा सा एक तरह से रिव्यू एक बार और इस चीज़ का हम दिए थे, और थोड़ा सा एक बार आप समझ लीजिए, देखिए ध्यान से, जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट जो होता है मुख्यतः तीन रूप से होता है। एक होता है मोनोसेकेराइड, क्या होता है, एक मोनोसेकेराइड होता है, ठीक है। और दूसरा होता है ओलिगोसेकेराइड, क्या होता जाता है, डाइसेकेराइड कह सकते हैं, डाइसेकेराइड होता है, ठीक है। और तीसरा होता है आपका पॉलीसेकेराइड, क्या होता है, पॉलीसेकेराइड। अब समझिएगा ध्यान से, लगभग टाइम कितना हुआ, 1 घंटा हुआ। चलो देखो, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। जो मोनोसेकेराइड जो होता है उसका उदाहरण होता है ग्लूकोज, क्या होता है उसका उदाहरण, ग्लूकोज होता है, ठीक है। और यह जो डाइसेकेराइड है उसका उदाहरण क्या होता है, माल्टोज होता है। और बहुत होता है, तत्काल हम जो भी तत्काल जो है उसको लेकर के चल रहे हैं, और बहुत होता है, इसका एक अलग चैप्टर ही हम समझाने के लिए इसको सिर्फ लाए।
अब पॉलीसेकेराइड का उदाहरण होता है आपका स्टार्च। क्या होता है आपका? स्टार्च। हम जो क्या करते हैं, जो पाचन जो करते हैं, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, ये पॉलीसेकेराइड के रूप में ग्रहण करते हैं। मतलब समझिएगा ध्यान से, जो हम चावल खाए, चावल में स्टार्च, देखिए तो सब तो कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है। हम कार्बोहाइड्रेट इसको भी कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट इसको भी कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट इसको भी कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये स्टार्च को भी कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं, माल्टोज को भी कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं, हम ग्लूकोज को भी कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। अगर यदि हम बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो बात तो सही है ना, ये स्टार्च का पाचन होता है। स्टार्च का क्यों कहते हैं? स्टार्च जो होता है बड़ा मॉलिक्यूल है। पाचन की प्रक्रिया में क्या करते हैं, पहले स्टार्च को हम बदलते हैं छोटा में, यानी 2 गोला में। मतलब मोनोसेकेराइड मतलब 1 सेकेराइड, डाइसेकेराइड मतलब क्या हो गया, 2 सेकेराइड, 2 सेकेराइड। पॉलीसेकेराइड मतलब कि 10 से अधिक सेकेराइड, मतलब ये ज़्यादा जटिल हो गया। हम इसी को पचा करके पहले लाते हैं माल्टोज में, यानी इसको छोटा किए तो माल्टोज है। अब इसको पचा करके छोटा करेंगे तो ग्लूकोज मिल जाएगा, तो समझ जाएंगे संपूर्ण रूप से क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट पच गया। ठीक है। अब ये स्टार्च पाया किस में जाता है? स्टार्च आपका जैसे जो चावल जो खाते हैं उसमें स्टार्च पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। बाद व्यक्ति से रोटी में भी स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है आपका स्टार्च है। आप समझिए ध्यान से, और ये चीज़ तो कन्फर्म हो गया होगा कि हाँ स्टार्च क्या चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ है। अब देखिए कहीं आपको मिलता होगा शर्करा, अशर्करा, कहीं मिलता होगा शर्करा और अशर्करा। शर्करा उसको कहते हैं जो मीठा लगता है, शर्करा उसको कहते हैं जो मीठा लगता है। या ग्लूकोज आपको मीठा लगेगा या माल्टोज आपको मीठा लगेगा। इसीलिए ये दोनों को, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड वाला जितना उदाहरण होगा, ये दोनों क्या कहलाएगा आपका, शर्करा कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका? शर्करा कहलाएगा। ठीक है। लेकिन पॉलीसेकेराइड जो होता है यह क्या होता है, मीठा नहीं होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं अशर्करा। अशर्करा क्या कहते हैं? अशर्करा। अब बताइए, अब कन्फ्यूजन क्लियर हुआ? अब कहीं बोल देता कहीं कि स्टार्च को अशर्करा कह देते तो आप सोचते क्या कहें हम, इस स्टार्च को हम कार्बोहाइड्रेट कहे कि अशर्करा कहे। माइंड में कन्फ्यूजन होता है नाम को लेकर के। अब समझ में आ गया होगा, कार्बोहाइड्रेट का 3 रूप होता है, मोनो, डाई, पोली। और जो पोली जो होता है सबसे बड़ा अणु होता है और उसी को छोटा करते हैं माल्टोज में, उसी को छोटा करते हैं ग्लूकोज में। हम लोग का मुख में जो होता है यही स्टार्च जो होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो स्टार्च रूप होता है, इसी स्टार्च को मुख में क्या करते हैं, माल्टोज में बदलते हैं, बस और कुछ नहीं। उसके बाद मुख से भोजन और आगे जाएगा और पचेगा। मुँह थोड़े जिम्मेदारी ले ले है कि हम सब कुछ पचा देंगे। मुँह जिम्मेदारी संपूर्ण रूप से नहीं लिया है कि हाँ सब कुछ पचाने का, ये जिम्मेदारी संपूर्ण रूप से नहीं लिया। चलिए अब समझना ध्यान से। तो अब कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ। अब देखिए क्या बोले कि कोई एक अंग सबका जिम्मेदारी नहीं होता है। ऐसे थोड़ा बढ़ाती करो, ठंडा लग रहा है एकदम पूरा, 30 पे कर देना। चलो देखिए सॉरी, अब समझना ध्यान से कि सब तो ठेका नहीं लिया कि हम ही पचा देंगे। मुँह किसके बारे में कभी नहीं सोचा, प्रोटीन के बारे में सोचा नहीं। दाल खाए हो, हम नहीं पचाएंगे, जाओ तुम आगे बढ़ो। अब और कोई पचा दे तो पचा देगा, यहाँ से मुँह से हमको तो नीचे तक जाना है तो मुंह बोलेगा नहीं हम प्रोटीन, तुम दाल खाए हो हम नहीं पचाएंगे। घी खाए हो, घी में क्या पाया जाता है, बोलेगा वसा पाया जाता है, तो मुंह बोलेगा कि नहीं हम नहीं पचाएंगे। मुंह में कौन बोलेगा, यही लारी एंजाइम, ये जो टाइलिन वाला एंजाइम जो है ये खाली पचाता है कार्बोहाइड्रेट को। यानी कार्बोहाइड्रेट को किस रूप को पचाएगा, स्टार्च को। किसको पचाएगा, यह स्टार्च को। स्टार्च को किस में बदल दिया, माल्टोज में बदल दिया। कार्बोहाइड्रेट के किस रूप को, स्टार्च को किसने बदल दिया, माल्टोज में। अब माल्टोज में बदल के कार्बोहाइड्रेट को भी छोड़ दिया, बोला अब ज़्यादा नहीं। अब तुमको जहाँ चाहते हो कि ग्लूकोज में बदलना है, तुमको और छोटा होना है, तो तुम जाओ नीचे और कोई छोटा करेगा। मेरा बस इतना तक काम था कि कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्च को हम किस में बदल दिए, हम माल्टोज में बदल दिए। कौन बोला, यह टाइलिन बोला। और ये दोनों के बारे में सोचा भी नहीं। अब समझिएगा ध्यान से, जो रोटी जो खाते हैं, रोटी यदि खाने के बाद कुछ देर तक यदि चबाते हैं तो उसके बाद देखते हैं रोटी मीठा लगने लगता है। मीठा क्यों लगने लगता है, पहले वो स्टार्च रूप में रहता है और टाइलिन उसको तोड़ के क्या बना देता है, आपका माल्टोज बना देता है। अब माल्टोज के बारे में हम क्या बताएं, माल्टोज कैसा है, शर्करा है। शर्करा उसको कहते हैं जो मीठा लगता है। इसका मतलब क्या था, यही कारण से रोटी क्या लगने लगता है, हम लोग को मीठा लगने लगता है। ठीक, यहाँ तक हुआ। अब देखिए हम आपको बताए थे जिसका जिसका पाचन होता है वो हमको ऊर्जा देती है, जिसका पाचन होगा हमको ऊर्जा देगी। है यहाँ पे देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इस तीनों का पाचन होता है तो ऊर्जा देती है। लेकिन मुंह के पास ना प्रोटीन का पाचन हुआ ना वसा का पाचन हुआ, ऊर्जा दिया नहीं। हमको सबसे पहले कौन ऊर्जा दिया, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा दे दिया, क्योंकि इसका पाचन शुरू हो गया। इसीलिए कोई भी खिलाड़ी को या कोई भी मजदूर को जो हार्ड वर्क कर रहा है, खिलाड़ी को अक्सर एग्जाम में दिया जाता है उदाहरण में, ठीक ना, यदि वो हार्ड कार्य कर रहा है उसको तुरंत चाहिए ऊर्जा। तो अगर तो आप प्रोटीन उसको दीजिएगा तो प्रोटीन का यहाँ पाचन नहीं होगा तो उसको तुरंत ऊर्जा मिलेगा नहीं। अब वो नीचे आ जाएगा, अंदर जाएगा, वहाँ कहाँ पाचन होगा, तब उसको ऊर्जा मिलेगा। लेकिन उसको यदि कार्बोहाइड्रेट दे दीजिएगा
तो मुँह के पास यहीं से पच जाएगा, तो उसको ऊर्जा मिल जाएगा तुरंत। जो जल्दी पचेगा वो जल्दी ऊर्जा देगा। तो कौन सबसे पहले पच गया? कार्बोहाइड्रेट पच रहा है, इसलिए उसको क्या दिया जाता है? केला दिया जाता है। केला में क्या होता है? भरपूर कार्बोहाइड्रेट। जितना भी चीज़ आप मीठा खाते हैं, बहुत ज़्यादा आप थके हुए हैं ना, यदि आप मीठा खा लेते हैं, आपके शरीर में पूरा एनर्जी इससे लगेगा। क्यों? क्योंकि जितना भी मीठा चीज़ है सब में कार्बोहाइड्रेट, सब में कार्बोहाइड्रेट है। कुछ एक जो होता है जो कि मीठा नहीं है, उसमें कार्बोहाइड्रेट। जैसे देखिए स्टार्च, स्टार्च क्या होता है? मीठा नहीं है लेकिन कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज क्या है? मीठा नहीं है, उसमें कार्बोहाइड्रेट है। कुछ कुछ है जिसमें क्या होता है कि मीठा वो कार्बोहाइड्रेट नहीं लगेगा, लेकिन मैक्सिमम जो आप जलेबी खाइए, अंगूर खाइए, सेब खाइए, आम खाइए, कुछ भी खाइए जो मीठा आपको लग रहा है, सब का सब क्या है? उसमें कार्बोहाइड्रेट है। जैसे कि डायरेक्ट चावल आपको मीठा नहीं लगता, उसमें क्या पाता है? स्टार्च पाता है, इसलिए वो डायरेक्ट मीठा नहीं लगता है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? मीठा होता है। इसलिए क्या होता है? जो भी इसको तत्काल ऊर्जा चाहिए उसको क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, यानी एक तरह से उसको केला दिया जाता है खाने के लिए। किसको? खिलाड़ी सबको। चलिए, मुख का कहानी खत्म हुआ। मुख में क्या चीज का सिर्फ पाचन हुआ भाई? या कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ? चलिए अब देखिए अब समझता है ध्यान से। यहाँ जो मुख के पास क्या चीज का पाचन हुआ? सी लिखते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, हाँ। प्रोटीन का पाचन हुआ, नहीं। उसके वसा का पाचन हुआ, लिपिड्स। वसा को क्या कहते हैं हम लोग? लिपिड्स, LIPIDS, लिपिड्स। याद रखिएगा वसा का क्या कहते हैं? लिपिड्स। इसका पाचन हुआ, नहीं। इसका मतलब किसका सिर्फ पाचन हुआ? कार्बोहाइड्रेट का। चलो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन भोजन क्या होता है? वह बढ़ते जाता है। वह क्या होगा? बढ़ते जाएगा। बढ़ते बढ़ते क्या होगा? एक तरह से इसोफेगस के माध्यम से फिर कहाँ जाएगा? अमाशय में आएगा। ठीक है, चलिए आज तक लगभग इतना ही है। कल आपका अमाशय खत्म कर देंगे, छोटी आंत खत्म कर देंगे, और 3 दिन और क्लास चलेगा। उसके बाद लोगों का पाचन तंत्र खत्म हो जाएगा। देखिए, जो भी पॉइंट होता है समझना है। जितना आप समझिएगा उतना बेहतर लगेगा। एक तरह से समय यदि आप दे रहे हैं ना, यदि हम समय दे रहे हैं तो आप भी समय दीजिए। उसमें क्या होगा? आपको क्लियरेंस मिलेगा। हर पार्ट व पार्ट व्याख्या होते हुए मिलते चल जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, जय हिंद।